हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है बच्चों? कैसे हैं आप? देखो, डेथ ऑफ पार्टनर में हमने बहुत कुछ कराया था आपको, और मैंने लगभग सारे कॉन्सेप्ट ख़त्म किए थे। कुछ नया इसमें बचा नहीं है। कुछ टॉपिक्स और डेथ ऑफ पार्टनर में आते हैं, बट वो स्टडी करने के लिए आपको बड़ा होना होगा। जब थोड़े आप बड़े हो जाओगे, सी में CS, BCom MBA करोगे, तो वहाँ मैं उसके बारे में सिखाऊंगा। आज आपके सिलेबस के मुताबिक जितने टॉपिक्स है, दे ऑल हैव बीन फिनिश्ड। फिर भी एक काम करते हैं, आज की क्लास में हम कुछ रिवीजन करेंगे, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे अपने कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। नया कुछ होना नहीं है। आप इसी प्रोसेस में, मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको, जरा आइए, पिछली क्लास में 57 दिया था। मुझे विश्वास है आप पे, आपने सॉल्व नहीं किया होगा, आप बदमाश बच्चे हैं। तो मैं इन सारे क्वेश्चन को भी खुद आपके साथ करा के इस चैप्टर को फिनिश करता हूँ, ठीक है ना। आइए 57 देखेंगे आप यहाँ पे। ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। वैल्यू बेस्ड का मतलब होता है कि कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछता है कि जरा बताओ, इस क्वेश्चन में आपने अच्छी आदतें क्या सीखी, अच्छी बातें क्या सीखी समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। तो हम उनके बारे में भी देखेंगे। एक लाइन लिखना होता है, बाकी क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। कहता है, बैलेंस शीट ऑफ जॉय, जूली एंड सराहा हु वेर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 4:3 एज ऑन 31 मार्च 2013 वाज इज फॉलो। ये 13 में क्वेश्चन आया हुआ है। कैश, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, लैंड बिल्डिंग एंड जॉय लोन। जॉय को फर्म ने एक लोन दिया है, रिजर्व है, BP है, लोन है, कैपिटल अकाउंट जॉय, जूली एंड सराहा का। कहता है कि जॉय डाइड ऑन 31 में। देखो, बैलेंस शीट 31 मार्च का है, तो अप्रैल में, यानी कि बैलेंस शीट एंड होने के 2 महीने के बाद इसका डेथ हो रहा है। पार्टनरशिप डिड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर। गुडविल कहता है कि वैल्यू किया जाएगा एट ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। ईयर्स परचेज का मतलब हो गया 1 ईयर। अगर आपको ना बताए कितने ईयर्स, तो 1 ईयर माना जाता है। 1 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स which were 1,20,000. You know, goodwill of the firm was to be valued at years purchase of average profit of the last 3 years, जो कि 120 है। वो एवरेज प्रॉफिट आपको बता चुका है। तो इस 120 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपका गुडविल यानी कि 120 का ही गुडविल निकल के आएगा फर्म का। जॉय शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। और सेल्स कहता है कि फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2013 अमाउंटेड टू 12 lakhs एंड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 में कहता है 450। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2013 वाज 3 lakhs। आप समझ चुके हैं, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया है पहले। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहता है कि टू बी प्रोवाइडेड 6% पर एनम अकॉर्डिंग टू जॉय विल यानी कि इच्छा। एग्जीक्यूटर शुड डोनेट ही शेयर ऑफ शेयर टू रोशन अ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर ब्लाइंड। कोई आपका रोशन नाम का एक कोई NGO है मेरे बच्चे, जो कि अंधे बच्चों के लिए काम करता है। तो उनको कहता है कि डोनेट कर देंगे अपना पूरा। मतलब कि जॉय का विल था, जो मर गया, कि मेरे मरने के बाद इस पार्टनरशिप से जो भी कुछ हमारे एग्जीक्यूटर को मिलेगा, वो ब्लाइंड बच्चों के हेल्प के लिए क्या करेंगे, इस NGO को डोनेट कर देंगे। तो इसमें आपने वैल्यूज क्या सीखा? एक तो सिंपैथी, यानी कि जॉय को सिंपैथी है जी। सिंपैथी का हिंदी मतलब क्या होता है, मैं नहीं समझ पाया, मतलब समझे ना। सिंपैथी मतलब उनको लेकर वो सिंपैथी रखता है, ब्लाइंड पर्सन को लेकर। दूसरा यहाँ पे इम्पैथी। इम्पैथी का मतलब क्या होता है, दूसरों को मतलब उसके इच्छा को समझना। इम्पैथी मुझे आपसे लेकर, मतलब मैं आपके जो इच्छाएं हैं, आपके जो विल है, उनकी कद्र करता हूँ, उनको समझने की कोशिश करता हूँ। और आपका यहाँ पे चैरिटी करना हमारा भी पर्पस है। ये वैल्यूज है जो कि सोसाइटी के लिए आप यहाँ पे देते हैं। कभी कभी ऐसे बातें आ जाती हैं, तो मेनली यही सब बातें होंगी आपका। ठीक है, कोई बात नहीं। बोलता बताओ कैसे करेंगे। क्या बोल रहा है कि एक तो जॉय कैपिटल अकाउंट बनाना है, जो उसके एग्जीक्यूटर को दिया जाएगा। फिर सर, वो एग्जीक्यूटर ने जो ब्लाइंड पर्सन के लिए NGO को दिया, उसका क्या करेंगे? हमें उसकी एंट्री पास नहीं करना, हमें तो बस जॉय का अकाउंट कंप्लीट कर लेना है। तो आइए 57 में हम एक काम करते हैं यहाँ पे जॉय, क्योंकि ये बैलेंस शीट नहीं बनाना हमने यहाँ पे, तो जॉय कैपिटल अकाउंट को बनाकर हम यहाँ पे एंड करेंगे। जॉय कैपिटल अकाउंट हमें एक्चुअली क्या करना है, इनका हिसाब लगाना है कि इनका क्या क्या बना, कितना कितना, और वो चीज़ काम करके ख़त्म करेंगे। ठीक है, मैं समझाने के लिए इसके बाद एक डायग्राम भी बना लेता हूँ। आप देखो, क्वेश्चन के अंदर में करंट ईयर जो आपका है, जिस साल में जॉय का डेथ हुआ है, वो 31 में कहता है। दिस इज ऑन डेट 31 मई
2013। आज कहता है कि जॉय डाइड, आज मरा है वो। तो अगर आज मरा यानी कि जो करंट ईयर है वो 1 अप्रैल 2013 से लेकर 31 मार्च 2014 करा, दिस इज करंट ईयर। और पिछला साल क्यों, अभी समझ में आ जाएगा। वो 1 अप्रैल 2012 से लेकर आपका 31 मार्च 2013 आपका, दिस इज प्रीवियस ईयर। क्वेश्चन में कहीं प्रीवियस ईयर वर्ड यूज किया था, इसलिए पहले मैं सावधान हो गया, देख लिया प्रीवियस ईयर हमारा क्या होगा। अब एक काम करते हैं, जरा देखो, हमने कहा था कि पहले तो जब वो जिस साल में उसका डेथ हुआ है उसके पिछले साल, यानी कि यहाँ पे जो बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है उस बैलेंस शीट में, चाहे यहाँ बोले चाहे यहाँ बोले, मीनिंग सेम है। इस बैलेंस शीट में जो भी जॉय का बनता है उसको आप दीजिए, मतलब उनका हिसाब लगाइए। तो देखो बैलेंस शीट में जॉय का कैपिटल बता रहा है 1,80,000। आप एक काम करो, यहाँ लिखो बाय बैलेंस बीडी। हमें और पार्टनर्स का अकाउंट नहीं बनाना, क्वेश्चन हमें जितना बोलेगा हम उतना ही बनाएंगे। ये 1,80,000 का अमाउंट आपका हो गया, 180 आपको, ठीक है ना। फिर बैलेंस शीट में देखो जनरल रिजर्व है 15,000 का, तो पूरा का पूरा रिजर्व तो आपका नहीं है, इसमें जो आपका हिस्सा होगा हम वो आपको दे देंगे। तो जनरल रिजर्व जरा बताओ, 15,000 में से इनका रेशियो क्या है, 433 है ना, यानी कि 4/10, तो कितना हो जाएगा 6,000 का अमाउंट। ये 6,000 का जो रिजर्व है वो भी हमने क्या किया, इनमें ऐड कर दिया। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आप देखो एक जॉय ने लोन भी लिया है मेरे बच्चे एसेट साइड में, तो ठीक है, अगर आपने लोन लिया है तो वो पैसा हम आपके अकाउंट से माइनस कर लेंगे। जब आपका हिसाब लगेगा तो जितना हमें देना है इसमें से जो हमने ले लिया उसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। ये 30,000 हमने यहाँ से माइनस कर दिया, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या किया, इस बैलेंस शीट में जो भी कुछ आपका है उसको हमने क्या किया, आपके अकाउंट में प्लस माइनस कर लिया। जरा चेक करो क्या बैलेंस शीट में जो एसेट्स हैं और जो लायबिलिटीज है इनके रिवोल्यूशन की बात कर रहा है क्या, इनके रिवोल्यूशन की बात कर रहा है क्या, नहीं सर। तो फिर बात वहीं पे ख़त्म हो गई, उसका कुछ नहीं हुआ। नीचे आओ, कहता है कि अब आपका पॉइंट नंबर 1, लेकिन 1 के आने के पहले मैं सीक्वेंस में काम करूं, तो मेरे बच्चे अब मैं क्या करूंगा, इस 2 महीने का, अप्रैल और मई, इस 2 महीने का जो भी चीज़ उसका बनता है उसको देंगे। और उस चीज़ के लिए वर्किंग नोट्स नंबर 1 आप यहाँ पे लिखेंगे आपका कंप्यूटेशन ऑफ शेयर इन प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग 2 मंथ्स। और ध्यान दें ये प्रॉफिट हमेशा जो होता है मेरे बच्चे, ये कौन सा प्रॉफिट होता है, एस्टिमेटेड। ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपका है, दिस इज नॉट एक्चुअल प्रॉफिट, है ना, क्योंकि हम पिछले साल के बेसिस पे निकालते हैं। और इस बार इस चीज़ को निकालने के लिए क्वेश्चन में आपको टर्नओवर दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 2 पढ़े आप यहाँ पे, कहता है कि जो शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। और सेल्स कहता है कि फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च, मतलब जो सेल्स इस ड्यूरेशन में आपका हुआ है, सेल्स जो आपका इस ड्यूरेशन में हुआ है वो कहता है कि आपका सेल्स 12 लाख का अमाउंट आपका है, 12 लाख का। और मेरे बच्चे फिर आपको कहता है कि इस ड्यूरेशन में जो आपने प्रॉफिट कमाया था पिछले साल, वो प्रॉफिट कितना कमाया था जी, हमने 3 लाख रुपीज़ का अमाउंट ये हमने कमाया था मेरे बच्चे। फिर इस 2 महीने में कहता है कि इस 2 मंथ्स में जो आपने सेल्स किया है उसके मरने तक वो सेल्स कहता है कि आपका 1 अप्रैल से 31 में 4,50,000 का अमाउंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इससे हम प्रॉफिट का रेशियो पता कर लेंगे। लिखो जरा यहाँ पे, प्रॉफिट रेशियो ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर में आपका प्रॉफिट रेशियो क्या था। तो 3 लाख का हमने प्रॉफिट कमाया था जब पिछले साल हमारा सेल्स 12 लाख रुपीज़ का अमाउंट था। मेरे बच्चे परसेंटेज को निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना आ गया आपका 25%, ये 25% निकल के आया। तो प्रॉफिट रेशियो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आपका कितना बन गया यहाँ पे 25% का, 25%। समझ रहे मेरी बात, यहाँ पे आप मेरी बात समझ रहे सर हाँ, तो सुनो जरा मेरी बात, ये प्रॉफिट रेशियो आपका 25% निकल के आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस साल का अगर आपको पता करना है कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो आपका है, प्रॉफिट ड्यूरिंग 2 मंथ्स, 2 महीने जो आपका करंट ईयर में है, 2 महीने
कब से कब तक जी? तो आपका 1 अप्रैल से लेकर आपका यहाँ पे 31 मई। अगर इसके बीच का हमें देखना है तो पता मैं क्या करूँगा, देखो इस 2 महीने का सेल्स दे रहा है 450, ये 2 महीने का ही सेल्स आपको दे रहा है। तो 450 में जरा बताओ 2 महीने में 25% के हिसाब से हम कितना प्रॉफिट कमाएंगे? ये 2 महीने का ही प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे जरा चेक कीजिए मेरे साथ, 4,50,000 का अगर हम 25% निकालते हैं तो ये 1,12,500 का अमाउंट निकल के आता है। ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ गया ड्यूरिंग 2 मंथ्स, यानी कि 2 महीने के अंदर में। अब हम क्या करेंगे जी? अब हम क्या करेंगे बच्चे? तो ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपका 2 महीने का निकल के आ गया। अब हमें एक काम करना होगा कि अगर हमें पता करना इसमें जॉय शेयर इन एस्टिमेटेड प्रॉफिट, इस 2 महीने के प्रॉफिट में आखिर जॉय का शेयर कितना है? तो 1,12,500 इंटू 4/10 आपका है ना, 4/10 ही है ना, 433 सर, हाँ। तो जरा बताओ इंटू 4 डिवाइडेड बाई 10 कितना निकल के आ गया? ये आ गया 45,000, 45,000 रुपये। तो जॉय का जो शेयर बनेगा वो 45 बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन में आगे रेशियो चेंज नहीं हो रहा है। तो इस 45 की एंट्री यहाँ पे हो जाएगी बाय प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट। अगर रेशियो चेंज होता तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करते हैं हम लोग यहाँ पे, और अगर आगे रेशियो चेंज ना हो तो हम इस तरीके से काम करते हैं। इस बात को आप जानते हैं। पर बच्चे ये भी हमने काम कर दिया जी, इस 2 महीने का जो प्रॉफिट बना उसमें आपको हिस्सा दे दिया। यही नहीं, पॉइंट नंबर 3 पढ़ना, भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उनको दिया जाएगा। तो आप जरा आ जाओ वर्किंग नोट्स नंबर 2। एग्जाम में ऐसे ही करना है, सारी बातें वर्किंग में दिखा दो, बस वहाँ अमाउंट लिख देना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आपको निकालना है यहाँ पे कितना होगा, तो जरा बताओ जॉय का कैपिटल कितना था? 1,80,000, 180। जरा बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बता रहा आपको यहाँ पे? 6%। क्वेश्चन में दिया होगा पक्का। और हमें सिर्फ 2 महीने का ही तो इंटरेस्ट देना है, क्योंकि आपने सिर्फ 2 महीने उसका पैसा यूज किया। जो भी करंट ईयर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, चाहे वो इंटरेस्ट का हो चाहे वो आपका प्रॉफिट का, वो सिर्फ 2 महीने में से ही दिया जाएगा। बताइए कितना निकल के आ गया? 1,80,000 का आपका 6% और आपका 2/12 यानी कि 6, ये आ गया 1,800 का अमाउंट आपका, 1,800 रुपये। तो आओ जरा ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है आप ये भी इनको दे दीजिए बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने ये भी आपको दिया, अमाउंट बना 1,800 का। जरा बताओ और भी कुछ बोल रहा है क्या? कुछ और भी बोल रहा है क्या? नहीं सर, अब तो प्रॉफिट में जो देना था दे दिया। तो बच्चे आज अब हमें क्या करना होगा, इस दिन पे हमें इस फर्म के गुडविल को वैल्यू करना होगा क्वेश्चन के मुताबिक, यानी कि पास्ट में जो हमने मेहनत किया और फ्यूचर में जो बेनिफिट आएगा उस वैल्यू को पता करना होगा, और उसमें भी जो हिस्सा बनता है ये आपका क्या नाम है, जॉय का, वो देना पड़ेगा। तो आओ देखते हैं कि पास्ट में जो हमने मेहनत किया और उसका फ्यूचर में जो बेनिफिट आएगा उसकी वैल्यू क्या निकल के आ रही है, यानी कि हम गुडविल को वैल्यू करेंगे। गुडविल को आपका यहाँ पे देख लो, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। अगर आपने पहले गुडविल को वैल्यू कर लिया और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया एंड प्रॉफिट बाद में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली हमें पार्टनर्स को देना ही देना। मैं एक सीक्वेंस तय करता हूँ जी हमेशा, पहले इसमें काम ने दे दिया, फिर इसके बीच में जो कहेगा वो दे दिया, फिर वो फ़ायदा जो आगे आएगा हम उसको वैल्यू करते हैं। तो वर्किंग नोट्स नंबर 3, चलो बताओ वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल। फर्म्स की जो गुडविल है उसका वैल्यू कितना बता रहा है? तो सर क्वेश्चन के अंदर में साफ साफ शब्दों में पॉइंट 1 में कहता है कि गुडविल जो वैल्यू किया जाएगा एट 1 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स विच वेयर आपका 120, यानी कि एवरेज निकाल के वो कहता है कि 1,20,000 है और इसको हमें क्या करना है जी, 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 1,20,000। ठीक है, लेकिन इस 120 में हमें जरा बताओ किसको देना है? जॉय को। तो ये तो पूरे फर्म का हुआ ना। जरा बताओ जॉय का शेयर कितना हो जाएगा इन गुडविल, मतलब इस 1/20 में वो कितना अमाउंट था जो जॉय को मिलता, अब नहीं मिलेगा क्योंकि वो चला गया मेरे बच्चे। तो 1,20,000 का 4/10, 4/10 आपको कितना हो गया? 48,000। आप मुझे बताओ इसकी एंट्री क्या बनेगी, क्योंकि अकाउंट बोर्डला बनाने के लिए तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, यानी कि यहाँ पे बाकी पार्टनर्स जो हैं उनका नाम डेबिट होगा, जूली एंड सराहा, जूली
अकाउंट डेबिटेड, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, है ना। दूसरा सराहा कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, एंड टू जॉय कैपिटल अकाउंट। जरा बताओ जॉय कितना छोड़ के जा रहा है, 48,000, उसको मिल जाएगा। ये पार्टनर्स किस रेशियो में देंगे, गेनिंग रेशियो में। और क्योंकि यहाँ पे मेरे बच्चे ओल्ड ही गेनिंग होगा, मतलब 4:3 में अगर जॉय को हटा दूँ तो रेशियो 3:3 बच गया, यानी कि इक्वली, तो इसको इक्वली गेन करेंगे आप, 24,000 एंड 24,000, ठीक है ना। आपने जूली सरहा टू जॉय, जॉय में क्या बोलेंगे, बाय जूली कैपिटल अकाउंट से हमें 24,000 मिला है। और जो सराहा है, बाय सराहा कैपिटल अकाउंट, इन्होंने भी इनको 24,000 का कंट्रीब्यूशन किया है गुडविल के नाम पे। तो आप देखो बैलेंस शीट की सारी बातें हो ही गई। जॉय के मरने पे इस 2 महीने का जो क्वेश्चन ने बोला वो दे ही दिया हमने। गुडविल जो आगे वैल्यू आ सकता था उसको वैल्यू किया, उसमें भी दे दिया हमने। और कुछ नहीं है, कहीं कोई अब ड्राइंग्स की बात कर नहीं रहा, ना ही कोई रिवोल्यूशन की बात कर रहा है। तो मेरे बच्चे यही आपका हिसाब बना। और ये टोटल जो हिसाब फाइनल बनेगा वो, क्योंकि अभी पेमेंट नहीं हो रहा है, हम जॉय के एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, एग्जीक्यूटर अकाउंट में। ज़रा बताओ कितना बनेगा, तो वो 1,80,000 प्लस 6,000, 45,000, 1,800, 24, 48,000। ये अमाउंट आपका 2,80,800 का अमाउंट बन गया आपका। जरा बताओ 2,80,800 में से आप यहाँ पे 30,000 को हटाइए, तो ये अमाउंट जो निकल के आ रहा है ये 2,50,800 का अमाउंट निकल के आ गया। लीजिए सर ये आंसर कंप्लीट हो गया, हाँ बच्चे ख़त्म हो गया। लेकिन सर ये तो अपने एग्जीक्यूटर्स को दे रहा है, और वो ब्लाइंड एनजीओ को। बच्चे ये थोड़े देगा, वो तो उसके एग्जीक्यूटर देंगे। और एग्जीक्यूटर ने कैसे दिया, क्या दिया, हम उसके बारे में क्यों आज चर्चा करें, हमें तो बस इनका अकाउंट बना के काम पूरा कर देना है। तो चलिए हमारा काम ये ख़त्म हो गया आपका। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, अगर आपने सॉल्व किया हो तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे विश्वास आप बदमाश बच्चे हैं, आप ये क्वेश्चन नहीं किए होंगे। एनीवे आओ जरा मैं एक और क्वेश्चन कराऊँ, 58। एक्चुअली इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं मेरे बच्चे। 58 में मैंने कहा ना हर एक पॉइंट आप पहले से सॉल्व किए हुए हो, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको फ़ायदा क्या मिलेगा, वो जो हमने रिटायरमेंट में याद है जो लोन अकाउंट बनाना सिखाया था, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने वाला, एक्चुअली इस क्वेश्चन में भी पूछता है। तो हमने वहाँ पे रिटायरमेंट के टाइम पे वाइज लोन अकाउंट या रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाया था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोसेस वही होगा, बस उसके एग्जीक्यूटर्स का अकाउंट बनेगा। वो कैसे बनेगा, क्या बातें होंगी, हम इस क्वेश्चन से समझते हैं। आओ ना एक बार जरा 58 क्वेश्चन देख लें। तो आप मेरे साथ सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 58 का। 58 का सुनो जरा, सुनो जरा, सुनो मेरी बात, आपसे कर रहा हूँ 58 क्वेश्चन। पता जब मैं छोटा बच्चा था ना, ईमानदारी से बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोलता मैं, तो हमारे सर ने क्या किया था, रिटायरमेंट पढ़ा दिया और कहा बस डेथ पढ़ जाओ, कुछ भी नहीं है, बस वही है। उन्होंने सिर्फ एक शब्द बोला कि दुनिया में रहोगे तो रिटायरमेंट है, मरने के बाद जाने के बाद दुनिया से बाहर चले गए तो डेथ हो गए, मतलब डेथ और पार्टनर खत्म हो गया, और कुछ फर्क नहीं। उन्होंने कहा कि जहाँ पे वाइज आपका रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट बन रहा है वहाँ इतना एग्जीक्यूटिव चैप्टर खत्म हो गया, बस इतना बताया और डेथ खत्म हो गया। क्योंकि हमारा ज़माना अलग था मेरे बच्चे, आपके ज़माने में अजीब अजीब तरीके के प्राणी आ चुके हैं, अजीब अजीब तरीके के दिमाग आ चुके हैं। तो उन दिमागों को शांत, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप तो अच्छे बच्चे हो, उन दिमागों को शांत करने के लिए ये सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आप समझ लो मेरी बात। सर हमारी बुराई कर रहे हो, बुराई कर रहे हो, कुछ नहीं। आओ ना 58 क्वेश्चन कहता है कि फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ राम मोहन एंड सोहन एज ऑन 31 मार्च 2014। टूल्स है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर्स है, बैंक है, कैश है। यहाँ सन्ड्री क्रेडिटर्स है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, कैपिटल अकाउंट मेरे बच्चे राम मोहन एंड सोहन का बता रहा है। नीचे कहता है राम मोहन सोहन शेयर्ड प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो 2:1।
सोहन डाइड ऑन 30th जून 2014। सोहन आपका 30 जून को कहता है कि मर गया, मतलब 31 मार्च के बाद, अप्रैल में जो 3 महीने के बाद। कहता है कि आपका यहाँ पे अंडर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट एग्जीक्यूटर ऑफ सोहन वेर एंटाइटल टू, क्या मिलेगा इनको, अमाउंट स्टैंडिंग टू क्रेडिट ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट। बोलता है कि भैया जो कैपिटल अकाउंट में अमाउंट स्टैंड कर रहा है वो दे दो, दूंगा ही दूंगा। अरे आज मर गया तो उसका कैपिटल का पैसा तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहता है कि 150 दे दूंगा, आपने कहा तो लो, गुडविल में उसका शेयर मिलेगा 5000, शेयर ही निकाल के बता दिया। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट कहता है द क्लोजिंग ऑफ द लास्ट टू द डेट ऑफ डेथ आपका 750, सब कुछ तो निकाल के बता दिया है। सोहन के एग्जीक्यूटर को आपने 1400 पेमेंट किया 1 जुलाई को, 1 जुलाई, और कहता है कि बैलेंस इन 4 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट फ्रॉम 30 जून 2015 विथ इंटरेस्ट 6% पर एनम। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, एक तो एंट्रीज पूछ रहा है, ड्रॉ ऑफ सोहन अकाउंट वो भी बना लेंगे, टू बी रेंडर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर्स एंड सोहन एग्जीक्यूटर्स अकाउंट टिल इट इज़ फाइनली पेड, जब तक ये पेमेंट ना हो जाए तब तक। ये एग्जाम में दिल्ली 2000 में आया हुआ क्वेश्चन मेरे बच्चे, हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ एंट्रीज पूछ रहा है, और ध्यान देना बैलेंस शीट नहीं पूछ रहा है, ना किसी और पार्टनर्स का अकाउंट, सिर्फ सोहन का पूछ रहा है, तो बस हम सोहन का ही अकाउंट बनाएंगे और कुछ नहीं करने वाले हैं। तो आओ ना यहाँ पे हम बनाए आपके साथ सोहन कैपिटल अकाउंट, सोहन कैपिटल अकाउंट बिल्कुल वैसे ही। और ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ एक पॉइंट के चक्कर में मुझे सारी बातें यहाँ पे करानी पड़ेंगी। वो आपका एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना सिखा दूं मैं यहाँ पे, बस मेरे बच्चे, फिर तो काम खत्म हो जाएगा। बताओ इस बैलेंस शीट को देख के, जरा बताओ इस बैलेंस शीट को देखकर कि बैलेंस शीट में सोहन का कैपिटल कितना दिख रहा है, 1,20,000। तो लिखो ना यहाँ पे बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी हमने एक तो 120 ये देना है। इसके बाद जरा बताओ बैलेंस शीट में और क्या क्या है जिसमें से हमें इनको देना होगा। सर एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 7500 का, आप जल्दी से नीचे पढ़ के बताओ कि क्या उस रिजर्व पे कोई क्लेम बता रहा है क्या वर्कर का, नहीं सर, तो फ्री रिजर्व है मेरे बच्चे। पूरे अकाउंटेंसी में जब तक साफ साफ शब्दों में हमें नहीं बता दोगे कि किसी वर्कर को कुछ हमें पे करना, हम इसको मानेंगे कि फ्री रिजर्व है। और ये 7500 में से जो हिस्सा इनका बनेगा हम इनको दे देंगे। तो बाय यहाँ पे वर्कमैन लिखिए मेरे साथ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। बात समझ आ रही है? जरा बताओ ये अमाउंट कितना आपका हो जाएगा। तो ये टोटल अमाउंट बता रहा मेरे बच्चे आपको यहाँ पे 7500, रेशियो लो, रेशियो तो बताया नहीं बताया बच्चे, 2 to 1, तो सोहन 1/5 कितना हो जाएगा, आई थिंक 1500, 7500 डिवाइडेड 5 आपका 1500 रुपये का अमाउंट। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1500 रुपीज़ का अमाउंट ऐड कर दो। इसके बाद जरा चेक करो और हमारे पास क्या बता रहा है यहाँ पे, और हमें क्या देना है जी। तो मेरे बच्चे पॉइंट 1 तो पहले ही कर दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है 150। तो लो ना, जो भी कुछ इनको दिया जाएगा इनके अकाउंट में ऐड कर देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये कहता है 150, तो हमने 150 का अमाउंट ये भी दे दिया। और फिर कहता है कि आप उसके गुडविल में शेयर आप उसको 500 रुपये दीजिए, 5000 रुपये। तो ये गुडविल सोहन को कौन देगा, वो आपका बाकी गेनिंग पार्टनर्स राम एंड मोहन। तो राम्स कैपिटल अकाउंट और बाय यहाँ पे मोहन्स कैपिटल अकाउंट। जरा बताओ कितना अमाउंट हो जाएगा गेनिंग रेशियो। आप जब गेनिंग रेशियो निकालोगे मेरे बच्चे तो यहाँ पे 1:1 ही आ जाएगा, यानी कि 5000 में से 25 आप देंगे, 25 आप। ध्यान रखना वो फर्म की गुडविल नहीं, वो सोहन का ही शेयर बता रहा है। तो हमने कर दिया। और प्रॉफिट में कहता है कि 750 का अमाउंट इसको मिलेगा। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ये कितना जी, 750 का अमाउंट आपका, ये भी हमारा हो गया। और बताइए सर बस तो सारी बातें हो चुकी हैं। एग्जीक्यूटर्स का पेमेंट करने के बाद वो बाद में, पहले हम यहाँ पर चेक कर लें कि आखिर हिसाब बना कितना। तो जरा बताओ सोहन के एग्जीक्यूटर्स को हमें टोटल कितना पेमेंट करना पड़ेगा। तो अगर ऊपर से देखें 1,20,000 का अमाउंट कैपिटल का हो गया, 1500 रुपये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 150, 2500 का अमाउंट,
फिर 2500 का अमाउंट और फिर 750 का अमाउंट। ये टोटल आ गया आपका 127,400 का अमाउंट आपका 127,400 का। ये हमें टोटल उनके एग्जीक्यूटर्स को पे करना है। सोहन एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बनेगा। आप एक नया पेज लो और पूरा बड़ा पेज, एक पूरा पेज आपका होना चाहिए, आधे पेज से काम नहीं चलेगा। तो मैं भी थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ। ये रहा आपका सोहन एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, और अच्छा हुआ कि क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है जो और भी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। पूरा पेज लेना, कोई कंजूसी नहीं, आपको पेज में थोड़ी भी कंजूसी नहीं करना है। तो पूरा आप स्टार्टिंग से एंड तक एक पेज आप लेंगे लंबा रजिस्टर का। और ये एक पेज लेने के बाद आपको जहाँ भी जगह बच गए वहाँ पे एक डायग्राम बनाइए मेरे साथ। आप एक डायग्राम बनाएंगे। देखो, ये सोहन का जो कैपिटल है हमने एग्जीक्यूटर में ट्रांसफ़र किया है 30 जून 2014 को, जब उसका डेथ हुआ। तो पहले काम करता हूँ, इसकी क्रॉस पोस्टिंग में यहाँ कर दूँ, यानी कि 30 जून 2014 को आपने यहाँ बोला बाय सोहन कैपिटल अकाउंट, यानी कि उसके कैपिटल में जितना हिस्सा बना 1,27,400 उसको हमने पहले यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, एक्चुअली यहाँ पे कुछ डेट का गेम है मेरे बच्चे, तो आपको मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, आपको चिंता नहीं करना है। मैं पहले एक काम करता हूँ, इस डायग्राम पे लिख दूँ यहाँ पे 30 जून 2014 आज का वो दिन है आपका। और ज़रा देखो टोटल अमाउंट जो है कर्ज का, टोटल जो आपका यहाँ पे लोन है, टोटल लोन यानी कि एग्जीक्यूटर को जो पे करना वो अमाउंट कितना है आपका 1,27,400 का अमाउंट आपका, इतना अमाउंट है। क्वेश्चन कहता है कि आज ही इसमें से हमने 1,400 पे कर दिया, मतलब एक दिन के बाद। वो कहता है कि फर्स्ट, ये आपका पेमेंट हुआ है 1 जुलाई 2014 को। तो ठीक है, एक काम करते हैं, पहले मेरे बच्चे इनका पेमेंट करना, लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ना क्रेडिट होगा और घटना डेबिट होगा, क्योंकि इसमें से हमने 1 जुलाई को 2014 में हमने पे कर दिया टू बैंक या टू कैश, कुछ भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पे कितना पे कर दिया 1,400, तो वो 1,400 हमने यहाँ पे करने की एंट्री कर दी। अब मुझे बताओ, ये पेमेंट करने के बाद जो आपने पे कर दिया, अब बैलेंस आपके पास कितना बच गया। एग्जीक्यूटर को हमें और कितना पे करना है 1,26,000। ये डायग्राम भी आपको मेरे साथ साथ बनाना है। अब मेरे बच्चे आप चाहो तो थोड़ा सा रुक जाओ, पहले मेरी बातें पूरे ध्यान से समझ लो, और समझने के बाद फिर आप लिखना शुरू करना। एक तो तरीका आपको यहाँ जहाँ मैं आपको छूट दे रहा हूँ कि कोई बात नहीं, आप 10 मिनट का समय बर्बाद कर लो मेरे साथ, या फिर अगर आपको समझ में आ रहा है साथ साथ में तो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये हमारा आज का टाइम है, और कहता है कि ये पेमेंट जो होगा वो 4 इंस्टॉलमेंट पे होगा। मैं बता दूँ, पहला इंस्टॉलमेंट 1, ये दूसरा इंस्टॉलमेंट, ये तीसरा इंस्टॉलमेंट, और मेरे बच्चे ये आपका हो गया यहाँ पे 4th इंस्टॉलमेंट। 4 पार्ट में पेमेंट करना है। जरा बताओ, ईयरली इंस्टॉलमेंट है तो 30 जून के बाद आपका ये कब खत्म होगा, पहला इंस्टॉलमेंट कब आएगा 30 जून 2015 को। सेकेंड वाला आएगा 30 जून 2016 को। थर्ड वाला 30 जून 2017 को, एंड चौथा वाला भी मेरे बच्चे 30 जून 2018 को। ये 4 आपके यहाँ पे इंस्टॉलमेंट है। ये 1,26,000 का जो अमाउंट है वो 4 पार्ट में कहता है कि आपके पास पे करना है। मज़े की बात है, क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन में कहता है कि आप जरा देखो यहाँ पे ईयर एंडिंग कब होता है। आप चेक कर लो क्वेश्चन में ईयर एंडिंग कब होता है। तो जब हमने बैलेंस शीट का डेट देखा ना बच्चे, बैलेंस शीट का, आप देखो बैलेंस शीट के ठीक ऊपर में कहता है कि ईयर एंडिंग आपका, यानी कि जो बैलेंस शीट है वो 31 मार्च का है। इसका मतलब मैं प्लस से लिख रहा हूँ कि आपका जो ईयर एंडिंग हो रहा है वो 31 मार्च को, मतलब जो 1 साल का अकाउंट्स क्लोज होता है वो 31 मार्च, यानी कि यहाँ कहीं ये आपका 31 मार्च 2000 आपका 15 यहाँ पे ईयर एंड होगा। सेकेंड ईयर आपका एंड होगा मेरे बच्चे यहाँ पे 31 मार्च
2016। सर ये क्या कर रहे हो, अभी समझ में आएगा, लिखो तो यहाँ पे ये आपका एंड हो रहा है 31 मार्च 2017 और मेरे बच्चे यहाँ पे एंड होगा आपका 31 मार्च 2018। 5वां साल भी आगे चला गया यहाँ पे और ये एंड होगा 31 मार्च 2019 को। 1 2 3 4 5 यहाँ तक आपका होगा। सर ये क्या हो रहा है, अभी बता रहा हूँ, आप पहले इस डायग्राम को बना लो, अब मेरे साथ आप बना लो, वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लो और इस डायग्राम को बना लो, क्योंकि ये डेट है मेरे बच्चे जिस दिन हम अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। अकाउंट्स जब हम बनाते हैं और जो क्लोजिंग होता है वो हमेशा ईयर एंड में होगा। इंस्टॉलमेंट का डेट कोई भी हो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, ईयर एंडिंग जो होगा बच्चे वो हमेशा आपका 31 मार्च को ही होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या करना है। ये डायग्राम बन गया सर? हाँ। तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ मेरे बच्चे, मेरी बात ध्यान सुनना। यहाँ पे क्या होगा, आप देखो पहले यहाँ से समय चला, ब्लू से लेता हूँ, समय चला और चलते क्या हुआ, यहाँ पे साल का एंड आ गया। साल का एंड, जब यहाँ पे साल का एंड आ गया ना, तो हमें इतने समय का जो इंटरेस्ट है वो इस कर्ज में ऐड करना पड़ेगा। इंटरेस्ट जो है आपका वो इस कर्ज में ऐड करना होगा। सर क्यों ऐड करना होगा मेरे बच्चे, अकाउंट्स काम करता है एक्रूवल बेसिस पे। एक्रूवल का मतलब होता है ड्यू बेसिस, मतलब आपने क्या करना है, ईयर एंड में 31 मार्च 2015 को आप यहाँ लिखिए बाय इंटरेस्ट अकाउंट, आप इंटरेस्ट ड्यू कीजिए। सर कितना होगा, मैं यहीं दिखा देता हूँ। जरा बताओ कर्ज यहाँ पे कितना बच गया था, 1,26,126। आप मुझे बताओ क्वेश्चन पढ़ के कि कर्ज पे जो इंटरेस्ट हमें पे करना उसका रेट क्या बता रहा है आपका, 6%। ये हो गया 6/100, 6%। लेकिन मेरे बच्चे इंटरेस्ट जरा बताओ ये कितना समय है, ये जिस दिन हम अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं, तो जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने। यानी कि आपको यहाँ पे सिर्फ 9 मंथ्स का इंटरेस्ट यहाँ पे ड्यू करना है। समझो, अकाउंटिंग सिखा रहा हूँ, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे बच्चे। अकाउंट्स आपको कहता है कि 11th क्लास से पढ़ते आ रहो एक्रूवल बेसिस पे। एक्रूवल मतलब ड्यू बेसिस का मतलब होता है कि अगर ये साल क्लोज हो चुका है तो इंटरेस्ट जो इतने समय का है वो ड्यू हो चुका है, यानी कि आपको यहाँ पे कर्ज में ऐड करना पड़ेगा। बताओ जरा, 1,26,000 पे आपका 6% और यहाँ पे 9 मंथ्स का 9/12 कितना निकल के आता है मेरे बच्चे, ये आ गया 5670। ये इतना कर्ज और ऐड आपका हो चुका है, इतना कर्ज और ऐड हो चुका। सुनने मेरी बात यहाँ पे, सर हाँ, आगे बताओ। तो मेरे बच्चे इतना कर्ज ऐड हो चुका है। अब क्या होगा, आज हमें क्योंकि ईयर एंड करना है, तो जरा चेक करो कि 31 मार्च 2015 को यहाँ पे अब हमें सोहन के एग्जीक्यूटर को टू बैलेंस सीडी अब टोटल और कितना पे करना है, जरा बताओ कितना पे करना है। तो हमने कहा कि देखो जी, एक तो ये और प्लस 127,400, इसमें से अभी तक सिर्फ 1400 रुपये यानी कि 1400 का पेमेंट हुआ है मेरे बच्चे। 1,31,670 इतना अभी और हमें एग्जीक्यूटर को पे करना। दोबारा सुनिए, ये कर्ज पहले से था, क्योंकि अभी जिस दिन हमने अकाउंट्स क्लोज किया 9 महीने का समय गुजर गया, तो 9 महीने का हमने यहाँ पे इंटरेस्ट ऐड कर दिया, इसमें से इतना हमने स्टार्टिंग में पे किया था, इतना कर्ज बच गया है। अभी ध्यान देना, इंस्टॉलमेंट यहाँ पे नहीं हुआ है, यहाँ नहीं हुआ है, तो हमने यहाँ पे ख़त्म किया। अब जरा बताओ ये कितना निकल के आता है, कितना निकल के आता है ये अमाउंट आपका। और इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि मुझे जगह चाहिए, आपको नहीं मिटाना, मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना। जरा बताओ कितना निकल के आया आपका, गया टोटल यहाँ पे 1400 प्लस ये आ गया 1,33,070 रुपीज़ का अमाउंट, यहाँ भी 133,70 का अमाउंट, ठीक है ना। सर ये क्या कर रहे हो, अभी समझ में आ जाएगा, थोड़ा आगे बढ़ो ना, 4 साल की बातें करनी है। अब ये अगले साल के स्टार्टिंग में 1/4/2015 बाई बैलेंस बीडी आपका। अब देखो यहाँ पे जो ये कर्ज था वो यहाँ चला गया, 1,31,670 का अमाउंट, ये कर्ज हो गया मेरे बच्चे। इसके बाद अब क्या हुआ, नज़र यहाँ, फिर समय आगे चला और चलते 3 महीने और गुजर गए। इस 3 महीने गुजरने के बाद एक तो जहाँ ध्यान देना, अब फिर से इस 3 महीने का जो इंटरेस्ट है हमें यहाँ पे ड्यू करना पड़ेगा, इंटरेस्ट हमें यहाँ पे ड्यू करना होगा। ये जो 9 महीने का था, यहाँ पे हमने एक तो इंटरेस्ट ड्यू किया,
इंटरेस्ट ड्यू किया, कितने मंथ्स का, 9 मंथ्स का, 9 महीने का। क्योंकि इंस्टॉलमेंट यहाँ पे हो रहा है मेरे बच्चे, तो हम लोगों ने क्या किया, इस साल में हम आए और 3 महीने का इंटरेस्ट फिर से ये ड्यू होगा, 3 महीने का। तो आपने क्या किया, ध्यान रखेंगे यहाँ पे 30 जून को, 30/6/2015 को आपने फिर से बाय इंटरेस्ट लिखा, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट कितने पे होगा, इसी पे, जो टोटल कर्ज आपका है 1,26,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है, 6%। कितने महीने का, 3 मंथ्स का, है ना, 3 मंथ्स का। तो जरा बताओ अब कितना निकल के आपका है यहाँ पे, अब कितना बना, 126 का अमाउंट, और फिर आपका 6% और इंटू 3/12 यानी कि 4, ये आ गया मेरे बच्चे 1890, 1890। तो आप जरा समझना ध्यान से, दिमाग शांत करो, कुछ नहीं है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट यहाँ पे हो रहा है और साल का एंड यहाँ पे हो रहा है। तो पहले हमने क्या किया, पिछले साल 9 महीने का इंटरेस्ट ड्यू कर दिया, इस बार 3 महीने और इंटरेस्ट ड्यू कर दिया, और आज ही मेरे बच्चे इंस्टॉलमेंट पे हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट पे करने की एंट्री यहाँ करेंगे। आप जरा देखो, मैं इसको मिटाया जा रहा हूँ ताकि जगह मेरे पास बच जाए, और फिर मैं आज आपका यहाँ पे, अच्छा इंस्टॉलमेंट पे हुआ इस साइड आगा 30/6/2015 को, आज आप बोलेंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। सर ये इंस्टॉलमेंट कितना पे होगा, तो मेरे बच्चे इसके लिए क्वेश्चन को पढ़ना होगा। कहता है कि ये जो अमाउंट है ये 4 इक्वल आपका पार्ट्स में पेमेंट होने हैं, 4 इक्वल पार्ट में। तो जब 1,26,000 को 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया तो एक पार्ट कितने का बन गया, जरा बताओ, 1,26,000 डिवाइड बाई 4, ये आ गया आपका 31,500। यानी कि जो इंस्टॉलमेंट पे होगा, एक तो आपका 31,500, 31,500, ये आपका 31,500, और प्लस ये इंटरेस्ट और प्लस ये इंटरेस्ट, यानी कि 5,670 और प्लस आपका यहाँ पे 1,890। आप समझ लो मेरी बात, यहाँ देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। इंस्टॉलमेंट क्योंकि आज से यहाँ पे, मतलब आज से 1 साल के बाद पे हो रहा है मेरे बच्चे, इस 1 साल में जितने भी इंटरेस्ट ड्यू हो गया वो, और प्लस आपका 31,500, वो मिलके आप यहाँ पे कर दोगे। बताओ कितना बन गया, तो 31,500 प्लस 5,670 प्लस आपका 1,890, ये टोटल अमाउंट आ गया 39,060 रुपीज़ का अमाउंट आपका ये पे हो गया। कब पे किया हमने, 30 जून 2015 को हमने पे कर दिया। जरा बताओ कि ये जो आपका 126 था, इसमें से अगर हम 31,500 का पेमेंट कर दिए तो अब यहाँ पे बैलेंस कर्ज और कितना बच गया, क्योंकि बाकी तो सिर्फ इंटरेस्ट है। यानी कि मेरे बच्चे 1,26,000 में से अगर हमने 31,500 का प्रिंसिपल का पेमेंट कर दिया तो 94,500 का कर्ज हमारे पास और बच गया है। ध्यान देना, मैं अब अगले साल में एंट्री कर रहा हूँ, अगले साल में, ये ध्यान देना। अब क्या निकल के आ रहा, माफ़ कीजिए, अगले साल नहीं, आगे एंट्री कर रहा हूँ। अब देखो 30 जून को हमने इंटरेस्ट ड्यू कर दिया, इंस्टॉलमेंट पे कर दिया। इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद कर्ज और आपका इतना बच गया। फिर अब इसके आगे समय चला और चलते 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 देखो यहाँ पे कितने 9 महीने गुजर गए, 9 महीने, क्योंकि साल का एंड हो रहा है। जब साल का एंड होगा तो इस टाइम पीरियड का आपको इंटरेस्ट जो है वो तो ड्यू करना ही पड़ेगा आज के दिन पे। अकाउंट्स कहता है कि अकाउंट्स काम करता है एक्रूअल बेसिस पे, जितना समय गुजर गया चाहे पे हो चाहे पे ना हो, आपको इंटरेस्ट ड्यू करना होगा। मेरे बच्चे करंट ईयर में अब हम यहाँ पे इसी में 31 मार्च 2016 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, बाय इंटरेस्ट, फिर से इंटरेस्ट ड्यू होगा, फिर से आपका इंटरेस्ट ड्यू होगा। लेकिन ध्यान रखना, वो जो इंटरेस्ट ड्यू होगा, क्योंकि अब ये इसके बाद कर्ज इतना बच गया तो इस अमाउंट पे, यानी कि 94,500 पे, जरा बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है, 6%। अच्छा मुझे बताओ ये कितना समय है मेरे बच्चे, ये टाइम पीरियड कितना आपका है, यहाँ पे इंटरेस्ट ड्यू कर रहे हैं जून के बाद, ये तो ये आपका 9 मंथ्स हो गया ना, ये 9 मंथ्स का अमाउंट आपका, तो इंटू 9/12 बताओ कितना निकल के आ गया आपका, बोलो कितना निकल के आ गया यहाँ पे आपका। तो कैलकुलेशन देखें, 94,500 इंटू 6% इंटू 9/12, ये अमाउंट निकल के आ गया आपका, राउंडिंग अप में करें तो 4253 का अमाउंट आपका
ठीक है ना। हम लोग 31 डेट याद रखना, यहाँ पे हम चल रहे हैं। और क्योंकि आज ईयर एंड हो रहा है मेरे बच्चे, तो हमें 31 मार्च 2016 को यहाँ पे टू बैलेंस CD लिखना पड़ेगा, यानी कि अकाउंट्स क्लोज करना पड़ेगा। तो बताओ कितना बन गया। मैं इसको मिटाऊंगा, मुझे यहाँ पे जगह कहीं कम ना बाद में पड़ जाए, इसलिए मैं इतना ही टाइम ले रहा हूँ, जगह ले रहा हूँ। ये आपका हो गया 1,31,670 का अमाउंट प्लस 1890 प्लस 4253 और इसमें से एक 39060 माइनस बस ये आ गया आपका 98,753 का अमाउंट। इतना कर्ज और बच गया और ये हमारा काम यहाँ पे एंड हो गया। सेकेंड ईयर का भी कितना आ गया टोटल 39060 प्लस ये आ गया मेरे बच्चे 137,813 और यहाँ पे 137,813 का अमाउंट। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दम नहीं है, एक्चुअली डेट कई सारे बीच बीच में आ जा रहा है, थोड़ी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेंगी। आप एक काम करना, जब ये क्वेश्चन मेरा खत्म हो जाएगा तो इसके आंसर को बंद करके सेम क्वेश्चन आप दूसरे पेज पे करना, जहां दिक्कत आएगी वहां पे आप दोबारा पीछे देखेंगे आप। खैर क्योंकि अभी 2 साल और कहानी कहना है, अपने आप ये बातें रट जाएंगी। देखो हमने यहाँ तक की बातें खत्म कर ली मेरे बच्चे। अगले साल इसकी स्टार्टिंग में आप आइए, अगले साल की स्टार्टिंग में यानी कि 1/4/2016 और आपका बाई बैलेंस बीडी जो आपका कर्ज है विथ इंटरेस्ट आपका वो 98,753 का अमाउंट बन चुका है। ध्यान देना। अब मैं आगे बढ़ता हूँ मेरे बच्चे। आज आ गया जहाँ पे सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करना है, क्योंकि अब इस साल में 3 महीने और गुजर चुके हैं। तो एक तो आपको इंटरेस्ट यहाँ पे ड्यू करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ड्यू करना होगा। और आज आपको जो इंस्टॉलमेंट डिसाइड हुआ है वो इंस्टॉलमेंट भी आपको पे करना होगा। तो पहले मैं यहाँ पे इंटरेस्ट ड्यू कर लूँ यहाँ पे, यानी कि आपने क्या किया 30/6/2016 को आपने लिखा बाय इंटरेस्ट। फिर ये इंटरेस्ट कितने पे आपका ड्यू किया जाएगा, तो आप ज़्यादा दिमाग यूज ना करना, जो यहाँ पे प्रिंसिपल बच गया है मेरे बच्चे इसी पे निकाला जाएगा, यानी कि 94,500 पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। और सिर्फ इतना बता दो ये टाइम पीरियड कितना है, क्योंकि ये तो इंटरेस्ट हम दिखा चुके हैं, ये कितना है 3 मंथ्स। तो इंटू 3/12 आपका बताइए इंटरेस्ट कितना बनता है, जरा बताओ इंटरेस्ट कितना बनता है। तो 94,500 इंटू आपका 6% और इंटू 3/12 ये आपका निकल के आ गया 1417 का अमाउंट, राउंडिंग अप में 1417 आपका। ठीक है ना, ये हमारा काम पूरा हो चुका। मेरे बच्चे 30 जून की बातें हो चुकी है, इंटरेस्ट ड्यू हो गया। आज हम इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, तो 30/6/2016 को आप लिखिए टू बैंक अकाउंट हम इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। सर कितना, एक तो मेरे बच्चे इसमें से जो पे किया जाएगा वो पे किया जाएगा 31,500 है ना। तो एक तो ये अमाउंट पे किया जाएगा जी, जो पहले से डिसाइडेड था 4 पार्ट में 31,500, और प्लस इंटरेस्ट एक तो आपका ये है ना, एक तो ये क्योंकि जो लास्ट टाइम इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट पे हुआ था उसके बाद 4253 और प्लस आपका यहाँ पे 1417। समझ रहे हो, ये 9 मंथ्स का इंटरेस्ट यहाँ है, 3 मंथ्स का यहाँ, दोनों मिला के टोटल आपका। तो बताओ कितना पे हो गया, यहाँ पे 31,500 प्लस आपका 4253 और प्लस 1417 का अमाउंट, ये टोटल आ गया 37,170 का अमाउंट। ये हमने क्या किया, पे कर दिया। तो 30/6 को हमने क्या किया, 30/6 को यानी कि यहाँ मेरे बच्चे हमने इंस्टॉलमेंट पे किया। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये कैसे निकल गया 31,500 जो हमने डिसाइड किया था 4 पार्ट में वो, और प्लस इस 1 साल का इंटरेस्ट, 1 साल के इंटरेस्ट में यहाँ तक का 9 महीने का इंटरेस्ट प्लस 3 महीने का इंटरेस्ट। अब बताओ और प्रिंसिपल कितना बच गया। तो 94,500 में से अगर 31,500 का पेमेंट हो गया तो 63,000 का प्रिंसिपल अमाउंट और बचा हुआ है। पर बच्चे अब मैं फिर आगे बढ़ूंगा। देख लो एक ही काम बार बार करना है, तो आप चिंता ना करो, फटाफट। ये छोटा सा एक लैंग्वेज है, एक डेट का चक्कर है और कुछ खास नहीं, तो कोई बात नहीं। पहले हम यहाँ पे आपका 30/6 के बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। मेरे बच्चे आज ईयर एंडिंग नहीं होगा, हम क्लोज नहीं करेंगे। मैं थोड़ा साफ सुथरा कर लूँ यहाँ पे, इसको हटा के, ठीक है ना। अब हम फिर आगे बढ़ते हैं, आपका यहाँ पे फिर आगे बढ़ेंगे, आगे चले और चलते 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 क्या हुआ, आपका ये दिन आ गया। आज मेरे बच्चे ईयर एंडिंग हो रहा है, तो इस 9 महीने का
इंटरेस्ट आपको क्या करना होगा, ड्यू करना होगा। तो आओ जरा हम लोग यहाँ पे 31 मार्च 2017 को फिर से लिखते हैं बाय इंटरेस्ट अकाउंट। ये इंटरेस्ट कितने पे निकाला जाएगा अब, तो जो अमाउंट बच गया अब इसी पे आगे की सारी बातें की जाएंगी। इसमें से हम इतना पे कर चुके थे, थोड़ा छोटा कर लिख दूँ मैं, इसमें से 31,500 पे कर चुके थे, तो अब कितना बच गया था, ये लो मैंने मिटाया है, 63,000 का अमाउंट ये बच गया था ना सर। हाँ, तो अब इस पे हम आगे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। आपने लिखा 63,000, रेट कितना चल रहा हमारा, रेट कितना चल रहा है जी, रेट कितना चल रहा है 6%, और कितने महीने का, ये देखो आप, हम इस पीरियड की बात कर रहे हैं तो 9 मंथ्स का, 9/12 आपका, बताओ कितना निकल के आया। तो 63,000 पे अगर हम 6% इंटरेस्ट निकालते हैं और इंटू 9/12, तो मेरे बच्चे यहाँ का आपका आ गया 2835, ये 2835 का इंटरेस्ट बन गया। ठीक है ना, हमने क्या किया, आज जो हमने यहाँ पे इंटरेस्ट ड्यू कर दिया 2835 का। देखो आज इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया जाएगा क्योंकि वो तो यहाँ पे करना है, आज हमें अब अकाउंट्स क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि ईयर एंड आ गया। तो हमने यहाँ पे 31 मार्च 2017 को लिखा टू बैलेंस सी डी। ज़रा बताओ कितना बन जाएगा, तो हम इसको यहाँ चेक कर लें, टोटल अमाउंट 2835 प्लस 1417 प्लस आपका 1417 के बाद 9898753, इसको जो ऐड किया ये टोटल आ गया 1,03,005, और इसमें से हमने माइनस कर दिया आपका 37,170 का अमाउंट, तो मेरे बच्चे यहाँ पे बच गया 65,835 का अमाउंट। लीजिए हमारा ये भी क्लोज्ड हो गया आपका यहाँ पे 1,03,005 का अमाउंट। ठीक है ना, अगले साल में आते हैं, हमारा ये ख़त्म हो गया मेरे बच्चे, हम अगले साल में अब जाएंगे। तो आपका फर्स्ट 4 यहाँ पे 2017 का बाई बैलेंस बीडी जो हमारे पास कर्ज रह गया वो कितना जी 65, यहाँ पे 835 पे। सर इस पे आगे इंटरेस्ट नहीं निकलेगा, नहीं बच्चे, प्रिंसिपल पे ही निकालना है। आप छोटे बच्चे, आपको ऐसे ही काम करना है। आप ज़रा सुनो मेरी बात पहले, हम लोग अब इसके आगे बढ़ेंगे और चलते चलते 3 महीना और गुजर गया। आज फिर से इंटरेस्ट ड्यू होगा और इंस्टॉलमेंट पे किया जाएगा, तो मैं पहले इंटरेस्ट ड्यू करूँगा, यानी कि 30/6/2017 को आपने बोला बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो होगा कितने पे ड्यू किया जाएगा, तो उसके लिए अमाउंट हमारे पास ये है 63,000 का जो प्रिंसिपल बचा हुआ है। 63,000 पे आपका 6% के हिसाब से 3/12 3 मंथ्स का, बताओ कितना आ गया। तो 63,000 6% एंड 3 मंथ्स का ये आ गया 945 का इंटरेस्ट आपका। तो 30/6 को मेरे बच्चे आपका, यानी कि यहाँ पे आपने इंटरेस्ट ड्यू किया और आज इंस्टॉलमेंट भी तो पे करना है। तो 30/6/2017 को लिखो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट। इंस्टॉलमेंट कितना होगा, तो एक तो प्रिंसिपल में 31,500 31,500 ये प्रिंसिपल का अमाउंट हो गया, और इसके बाद फिर क्या होगा, आगे का इंटरेस्ट वो कितना होगा, जरा सुनो ध्यान से। एक तो 9 महीने का इंटरेस्ट ये जो बकाया था यानी कि 2835, और ये जो आपका 3 महीने का इंटरेस्ट यानी कि 945, बताइए कितना आ गया। तो 945 प्लस 2835 और प्लस 31,500, बच्चे अमाउंट आ गया यहाँ पे 35,280 का अमाउंट आपका है ना। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है यहाँ पे, और कुछ खास नहीं है, तो मैं थोड़ा इसको छोटा करूँगा, इसको मिटा के 30/6 की बात हो गई मेरे बच्चे। 30/6 को हमने पे किया, बट ईयर एंड यहाँ पे नहीं है, हमें और आगे चलना होगा। यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे हो चुका, इसमें से 31,500 पे करने के बाद 31,500 का अमाउंट बच गया। अब इसके आगे तो ध्यान देना, अब जो ये समय चला 9 महीने का जो इंटरेस्ट हमें यहाँ पे ड्यू करना है, इंटरेस्ट ड्यू करना है, लिखो यहाँ पे 31 मार्च 2018 बाय इंटरेस्ट। सर ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है, हाँ बच्चे ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। तो 31,500 पे 31,500 पे जो प्रिंसिपल बच गया 6% के हिसाब से, और ये कितने महीने हो गए
9 मंथ्स, तो 9/12 आपका, 9/12 बताइए कितना निकल के आता आपका। 31,500 पे 6% और 9 मंथ्स इंटू 9 डिवाइड बाई 12, ये आ गया 1418 राउंडिंग अप में, 1418 का अमाउंट आपका। ये 31 मार्च को हमने काम कर लिया मेरे बच्चे। आज इंस्टॉलमेंट पे नहीं होना है क्योंकि आज डेट नहीं इंस्टॉलमेंट का, बस अकाउंट्स क्लोज कर दो आप। तो हमने क्या किया, 31 मार्च 2018 को टू बैलेंस CD। आओ चेक करते हैं कर्ज कितना बच गया हमारे पास। तो यहाँ पे 65,835 प्लस 945 प्लस 1418 और माइनस किया 35,280, ये अमाउंट निकल के आ गया आपका यहाँ पे 32,918 का अमाउंट आपका, ठीक है ना। इस तरीके से हमने क्या किया मेरे बच्चे, इसको भी क्लोज किया। ये लो हमारा ये भी साल ख़त्म हो गया। अगले साल में आने की बारी है, लास्ट ईयर यानी कि 1/4/2018, और लिखो यहाँ पे बाई बैलेंस BD, बाई बैलेंस BD, ये आपका 32,918 का अमाउंट निकल के आपका आ गया। अब सुनो ना मेरी बात सुनो ना। अब देखो इसके बाद अगले साल में क्या हुआ मेरे बच्चे, हम अगले साल में एंट्री कर रहे हैं और 3 महीने गुजरे थे, आज फिर से इंटरेस्ट ड्यू होगा और यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे होगा। तो आपने क्या करना है, 30/6/2018 को आप लिखो बाय इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट जो ड्यू होगा वो कितने पे होगा, तो जो कर्ज बच गया 31,500 पे, रेट 6% है और 3 महीने का 3/12 आपका। बताइए कितना, 31,500 इंटू 6% और इंटू 3/12, ये आ गया मेरे बच्चे 472, राउंडिंग अप में 472 का अमाउंट। और आज यानी कि 30/6 को आज इंस्टॉलमेंट पे किया जाएगा। तो मैं यहाँ दिखा दूँ 30/6/2018 को टू बैंक अकाउंट आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं। कितना जी, एक तो 31,500 जो प्रिंसिपल अमाउंट था, ये अमाउंट जो बच गया था बच्चे जो आपको अब पे करना था, और प्लस ये 9 मंथ्स का इंटरेस्ट बकाया भी है 1418, और ये 3 मंथ्स का यानी कि 472। तो बताओ कितना आ गया, 31,500 प्लस 1418 और प्लस आपका 472, ये बन गया आपका 33,390 का अमाउंट। क्योंकि अब मेरे बच्चे सब कुछ यहाँ पे ख़त्म हो गया है तो आगे की बातें कोई मतलब ही नहीं बनता। सॉरी, यहाँ पे सब कुछ आपका कहाँ गया, ख़त्म हो गया, इसके आगे की बात नहीं बनता। तो अब आपका यहीं पर अकाउंट्स क्लोज हो जाएगा, दोनों से टैली कर जाएंगे। 33,390 और ये आपका 33,390 अकाउंट्स क्लोज हो गया। समझ लो, थोड़ा सा पेशेंस मेंटेन करना था, मैं जानता हूँ क्योंकि यहाँ पे डेट का बहुत अच्छा चक्कर है, लेकिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक बार आप ये काम करना, जब भी इस क्वेश्चन को दोबारा रिवीजन करेंगे तो आपको डायग्राम को ज़रूर अपने साथ बनाना है। अगर आपने डायग्राम नहीं बनाया तो ही आपको यहाँ पे दिक्कत आएगी, अदरवाइज दिक्कत आने के चांसेस न के बराबर है। फिर भी मैं ये मानते हुए कि आपको ये नहीं समझ में आया तो मैं एक क्वेश्चन ऐसा दोबारा एक और करा ही देता हूँ। क्या जाता है मैं एक क्वेश्चन आपको करा देता हूं ताकि और क्लियरिटी आ जाए। हम नहीं चाहते कि मेरे बच्चे यानी कि आप कहीं भी परेशान हो। जहां भी मुझे 1% भी संदेह होता है कि शायद आप बात नहीं समझ रहे हैं मेरे बच्चे, मैं वहां पे एक और क्वेश्चन आपको करा देता हूं ताकि आपकी क्लियरिटी और आ जाए। तो आप लिखो ना एक एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखिए, नंबर 1 लिखेंगे यहाँ पे। कहता कि टोटल, ऐसे लिख दो आप, 1 जुलाई भी ठीक नहीं लगता, लिखो 1 सितंबर, ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। 1 सितंबर 2019 को कहता है कि टोटल अमाउंट पेबल टू आपका मान लो कहता है कि सीज एग्जीक्यूटर्स, मतलब सी का जो हमने कैपिटल अकाउंट बनाया होगा उससे पता चला कि टोटल अमाउंट जो हमें पे करना है वो आपका 24,000 का अमाउंट है। 24,000 कहता है कि आउट ऑफ दिस इसमें से आउट ऑफ दिस कहता है कि आपका ₹4,000 पेड इमीडिएटली, हमने इसमें से 4,000 उसी टाइम पे कर दिया इमीडिएटली। कहता है कि एंड बैलेंस टू बी पेड
बैलेंस टू बी पेड इन, कितना मैं ले लूँ, एक काम करते हैं, इसको ना 26,000 कर दो, ये 26,000, और ये जो अभी अभी पे किया ना उसको 2,000 कर दो बस। आउट ऑफ दिस कहता है कि 2,000 पेड इमीडिएटली एंड बैलेंस टू बी पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स starting from 1st September 2020। कहता है कि प्रिपेयर सीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट टिल इट इज फाइनली पेड, जब तक ये पूरा पेमेंट ना हो जाए तब तक अकाउंट्स बनाना है, फुल स्टॉप। आगे लिखना फर्म क्लोजेज इट्स अकाउंट एवरी ईयर ऑन 31st दिसंबर को हर एक साल वो अकाउंट्स क्लोज करती है। मेरे बच्चे अभी जो कराया था ना, मुझे ऐसा लगा कि शायद आपको पूरी बात ठीक से समझ में नहीं आई, थोड़ी सी प्रैक्टिस की और रिक्वायरमेंट है। तो आपके मासूम चेहरे देखकर मैंने सोचा कि क्वेश्चन और करा देता हूं, और उसी प्रोसेस में हम लोग इस प्रोसेस किए हैं। एक काम करना, जो आप सी के एग्जीक्यूटर्स, इस पेज को छोड़ दो, आप जितना पेज भी लगा छोड़ दो, आप नया पेज लो और सी के एग्जीक्यूटर्स का अकाउंट आप बनाइए। जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, हम इस पेज को किसी और काम के लिए यूज कर लेंगे, लेकिन आप पेज को बचाने की कंजूसी नहीं करना हम इसी पेज पे कर लेते हैं, हम पापा मम्मी के पैसे बचाएंगे, वो ठीक नहीं लगता। अभी आपका उम्र बचाने का नहीं है मेरे बच्चे, अभी तो आपके गंवाने का उम्र है। हाँ, आपका जो ये पेज बच गया उस पर हम डायग्राम को बना लेते हैं, ठीक है ना। देखो आज कहता है कि 1 सितंबर 2019 है, मान लो क्वेश्चन के मुताबिक आपका यहाँ पे, और टोटल जो कर्ज है आपका यहाँ पे बैलेंस, वो कर्ज कितना बता रहा आपका 26,000। तो मैं पहले यहाँ पे एंट्री लेकर आ जाऊँ। ये कहता है कि 1 सितंबर 2019 को यहाँ पे बाई बैलेंस बीडी डेट कुछ भी हो सकता है, माफ़ कीजिए बीडी नहीं, ये कौन से अकाउंट से आ रहा है जी, वो सीज कैपिटल अकाउंट से आ रहा है ये अमाउंट आपका। तो सीज कैपिटल अकाउंट से जो यहाँ पे अमाउंट हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो है आपका 26,000 का अमाउंट, है ना बच्चे 26। फिर कहता है कि आज ही 2,000 पे कर दो। तो 1 सितंबर हमने 2019 को 2 कैश या 2 बैंक अकाउंट, आपकी मर्जी लीजिए, हमने इसमें से 2,000 आज के आज पे कर दिया। तो ज़रा बताओ, ओहो मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया क्या? ना सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया, कोई बात, लिख दो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना ले लो बताओ। चलो मैं 10% पर एनम ले लेता हूँ, क्या जाता है, कुछ भी हो सकता है। तो पहले देखो इसमें से 2,000 का पेमेंट हो गया, कर्ज कितना बच गया 24,000। एक काम करो, पहले इसको 3 पार्ट्स में ज़रा डिवाइड करना। तो 24,000 को अगर 3 पार्ट में हम 3 साल में पेमेंट करते हैं तो पहला पेमेंट आपका मतलब हर एक साल इसमें से 8-8 हज़ार रुपये पे करना होगा। आप ध्यान से देखो मेरे बच्चे, ध्यान से देखो, ये पेमेंट जो आपका है 8,000 का जो किस्त आपका है वो आपका 3 साल में पेमेंट करना है। तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा आपका पहला साल होगा आपका 1 सितंबर से अगर शुरू करूं और पेमेंट भी करना 1 सितंबर को, तो ये हो गया 1 सितंबर आपका 2020, ये 1 सितंबर आपका 2021 और ये 1 सितंबर आपका 2022, ये 3 वर्ष हो गए। लेकिन हमें ध्यान देना होगा क्योंकि जब अकाउंट्स बनाते हैं तो ईयर एंडिंग कब हो रहा है, वो ईयर एंडिंग कहता है कि 31 दिसंबर को, यानी कि मेरे बच्चे पहला ईयर एंडिंग आपका यहाँ पे आएगा, ये आएगा 31 दिसंबर 2020, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानना आपका। फिर 31 दिसंबर आपका 2021 यहाँ कहीं आएगा, ये आया 31 दिसंबर 2021 और फिर आपका यहाँ पे आया 31 दिसंबर 2022 एंड 31 दिसंबर यहाँ पे 31 दिसंबर 2023। तो सुनो जरा, 1 2 3 4, ये 4 वर्षों की बात यहाँ पे है जिसका हम यहाँ पे अकाउंटिंग करेंगे। देखो मैं कैसे करूँगा,
ध्यान सुनना मेरे बच्चे, हमने समय को आगे बढ़ाया, चलते 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 3 महीना गुजर गया। आज हमें इस 3 महीने का इंटरेस्ट जो है ना वो ड्यू करना पड़ेगा। आज कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं होना बच्चे, क्योंकि इंस्टॉलमेंट यहाँ पे होगा, आज बस इंटरेस्ट ड्यू करना होगा। तो आओ ना, मैं यहाँ पे 31 दिसंबर 2000, ओह माफ़ कीजिए 1 सितंबर था ना, 31 दिसंबर ये 2019 ही तो आएगा। ये 31 दिसंबर आपका 2019 है, ये 19 है, ये 31 दिसंबर 2020 हो गया, ये 21 हो गया एंड यहाँ पे 22 हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, पहली गलती पता चल गई। तो आओ जरा मैं यहाँ पे इंटरेस्ट ड्यू करता हूँ। लिखो ना यहाँ पे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। जरा बताओ इंटरेस्ट कितने पे चार्ज होगा? तो ये 24,000, 2,000 तो पे हो चुका, उसमें थोड़े कोई इंटरेस्ट लगना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% कहता है। सिर्फ ये बताओ ये कितने महीने हैं? तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने मेरे बच्चे। तो ये 4/12 का आपका यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा। जरा बताओ इंटरेस्ट कितना बनता है? तो मेरे बच्चे 24,000 पे आपका 10% के हिसाब से अगर हम देखें तो ये 800 रुपीज़ का इंटरेस्ट बन गया, 800। क्या आज कोई इंस्टॉलमेंट पे होगा? नहीं सर। तो 31 दिसंबर आपका 2019 को आप जरा बताओ टू बैलेंस CD आपका कर्ज अब कितना हो गया, यानी कि C को और कितना पे करना है? तो 26,000 प्लस 8, 26,800 में 2,000 पे कर चुका हूँ, तो 24,800 बच गया। समझ रहे हो? 26,000 में 2,000 पे कर चुका था पहले ही, तो 24,000 वो और प्लस 800 इंटरेस्ट, टोटल इतना हो गया। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ जगह बनाने के लिए। तो जरा बताओ ये टोटल दोनों साइड कितना आ गया हमारा? ये हो गया 26,800 और ये भी आ गया 26,800 का अमाउंट। आगे आएंगे आप यहाँ पे। अब जरा आ जाओ 1 जनवरी यहाँ पे 2020, अगले वर्ष में बाई बैलेंस BD कर्ज जो हमारा था उसमें 800 रुपये इंटरेस्ट ऐड होके 24,800 का अमाउंट हो चुका है। जरा यहाँ देखो, अब यहाँ देखो मेरे बच्चे, यहाँ देखो, अब हम अगले साल में आ चुके हैं और समय आगे चला है। चलते 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 ये कितने महीने गुजर गए? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर नहीं, 8 महीने गुजरे थे। फिर से इस 8 महीने का इंटरेस्ट ड्यू होगा और आज हमें क्या करना होगा? इंस्टॉलमेंट जो है वो भी पे करना होगा, क्योंकि आज डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट है मेरे बच्चे। तो आओ ना पहले हम इंटरेस्ट ड्यू कर लें, यानी कि 1 सितंबर को आपने कहा बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो अमाउंट होगा वो कितने पे चार्ज किया जाएगा? तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना बकाया है? 24,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 मंथ्स, कितने महीने? 10%, कितने महीने का? 8 मंथ्स का। तो बताओ कितना? 4 महीने का यहाँ कर लिया था, 8 महीने का यहाँ, तो कितना हो जाएगा? 1600 आपका, है ना बच्चे, 1,600 रुपये आपका। तो अब आज यानी कि 1 सितंबर 2020 को आप यहाँ पे इंस्टॉलमेंट भी पे करेंगे टू बैंक अकाउंट। अब वो इंस्टॉलमेंट हम कितना पे करेंगे? तो जरा यहाँ देखो, यहीं से देख लो। एक तो मेरे बच्चे इस 24,000 का अमाउंट जो था इसमें से हम कितना पे करेंगे? 8,000, 8,000 रुपये यहीं से हम दिखा देते हैं, 8,000 रुपये हम पे करेंगे। तो एक तो 8,000 वो हो गया, और प्लस इस ड्यूरेशन का इंटरेस्ट 800 प्लस 1,600, 800 रुपीज़ और प्लस 1,600 का अमाउंट, यानी कि आप यहाँ पे कितना हो गया? 10,400 का अमाउंट पे कर रहे हैं। समझो मेरी बात? आपने 10,400 का यहाँ पे पेमेंट किया है, आपका 10,400 का पेमेंट हो गया। दिस इज ऑन 1 सितंबर, ये 2 एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। लेकिन आज हम अकाउंट्स क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि अभी ईयर एंड नहीं हुआ। बस इतना बता दो कि 24 में 8 का पेमेंट करने के बाद अब कर्ज कितना बच गया? 16,000, यानी कि आगे जो भी इंटरेस्ट निकाला जाएगा अब इस पे निकाला जाएगा। मेरे बच्चे आप ध्यान देना, 1 सितंबर के बाद आगे बढ़े, 31 दिसंबर आ गया, तो मैं इसको मिटाकर यहाँ पे 31 दिसंबर की बात करता हूँ। 31 दिसंबर में फिर से आपने कहा बाय इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट हम कितने पे निकालेंगे? 16,000 जो कर्ज बच गया है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, कितने महीने का? तो जरा बता दो कितने महीने हो गए? 4 मंथ्स। तो 4/12 आपका कितना आ गया? ये आपका आ गया मेरे बच्चे 1600 और 4 मंथ्स का ये आ गया आपका 533, राउंडिंग अप में 533 रुपये।
आज देखो, आज कोई आज आज आपका यहाँ पे इंटरेस्ट तो ड्यू होगा, बट इंस्टॉलमेंट हमें पे नहीं करना है। तो हमने क्या किया, बस इसको क्लोज करो, यानी कि 31 दिसंबर 2020 को टू बैलेंस सीडी आपका, टू बैलेंस सीडी बताओ कितना हो गया, 24,800 प्लस 1,600 प्लस 533 माइनस 10,400 का अमाउंट, ये आ गया आपका 16,533 का अमाउंट आपका। ठीक है ना, समझे मेरी बात यहाँ पे। ये 31 दिसंबर 2020 तक की हमने बातें कर ली। लीजिए हम इसको क्लोज करते हैं अब यहाँ पे, ये हमारा क्लोज हो गया सेकेंड ईयर। मैं ज़्यादा डिटेल नहीं लिख रहा, अगले साल में आते हैं 1 जनवरी 2021 बाई बैलेंस बीडी। सर इतना फास्ट कुछ है नहीं करने को मेरे बच्चे, 16,533 का अमाउंट आपका। अब जरा देखो, अब हम आगे चले गए। अब इसके बाद क्या होगा, इस टाइम पीरियड का इंटरेस्ट निकाला जाएगा, और ये जो इंटरेस्ट निकाला जाएगा 8 मंथ्स का, तो आप लिखो ना यहाँ पे 1 सितंबर को बाय इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट कितने पे निकालेंगे अब हम लोग, 16,000 जो बच गया है, तो 16,000 रेट आपका 10%। कितने महीने का जी, तो ज़रा बता दो आप ही, कितने महीने हो गए ये दिसंबर के बाद, ये आपका 8 मंथ्स निकल के आ गया, 8 मंथ्स, यानी कि 8/12 बताओ कितना आ गया। तो 1600 इंटू 8/12, ये आ गया मेरे बच्चे आपका 1067 का अमाउंट है ना। हम लोग फर्स्ट डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, हम यहाँ की बात कर रहे हैं। तो आज आपने क्या किया, एक तो आपने यहाँ पे इंटरेस्ट ड्यू कर दिया, और मेरे बच्चे आज आपका इंस्टॉलमेंट भी पे होगा सेकंड वाला। तो आओ ना 1 सितंबर 2021 को टू बैंक अकाउंट। अब ये इंस्टॉलमेंट कितना पे होगा, तो 8,000 जो प्रिंसिपल था वो बच्चे जो इंस्टॉलमेंट तय किया था, और ये 2 इंटरेस्ट, यानी कि 533 प्लस 1067 का अमाउंट। बताओ कितना आ गया, 1067 प्लस 533 और प्लस 8,000 का अमाउंट, ये आ गया आपका 9600 रुपीज़ का अमाउंट आपका। 1 सितंबर को हमने क्या किया, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे कर दिया ना। 1 सितंबर को इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद, आज देखो ईयर एंड नहीं हो रहा मेरे बच्चे, आज ईयर एंड नहीं हो रहा है, हम फिर आगे चलेंगे और चलते चलते यहाँ पे आएंगे 31 तारीख को, 31 दिसंबर आपका 2021। आज हमें क्या करना होगा, इंटरेस्ट ड्यू करना होगा, बट इंस्टॉलमेंट पे नहीं करना। तो लिखो अब यहाँ पे बाय इंटरेस्ट। मुझे बताइए जरा कि इंटरेस्ट अब कितने पे ड्यू होगा। तो सुनो ना, 16,000 में फिर से इस ड्यूरेशन में 8,000 पे हो गया, तो अब कर्ज कितना बच गया आपका, 8,000। अब आगे की सारी बातें हमें 8,000 पे करनी पड़ेंगी, यानी कि 8,000 पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, और कितने महीने का, तो चेक कर लो आपका सितंबर के बाद दिसंबर कितना हो गया, 4 मंथ्स, ये 4/12 बोले कितना आ जाएगा। तो 800 डिवाइडेड बाई 3 मेरे बच्चे आ गया 267 का अमाउंट आपका, 267। 31 दिसंबर को अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो 31 दिसंबर 2021 को टू बैलेंस सीडी, बताइए कितना बच गया। तो आपका 16533 प्लस 1067 प्लस 267 माइनस आपका 9600, ये आ गया आपका 8267 का अमाउंट। लीजिए ये काम क्लोज हो गया। दिस इज द एंड ऑफ आपका सेकेंड ईयर मेरे बच्चे, सॉरी थर्ड ईयर। 3 साल की कहानी यहाँ तक कर चुका। अभी एक इंस्टॉलमेंट बचा हुआ है, हम अगले साल आएंगे, और यहाँ पे 1 जनवरी 2022 को बाई बैलेंस पीडी कितना हो गया, 8267 का अमाउंट आपका, 8267 है ना, 8267 ही आएगा ना सर। हाँ सर। अब देखो इसके बाद फिर समय आगे चला, ये आपका 8 महीने गुजरने के बाद फिर से हमें इंटरेस्ट ड्यू करना है, यानी कि 1 सितंबर 2022 को आपने बोला बाय इंटरेस्ट, और इस बार इंटरेस्ट 8,000 पे आपका 10% और 8 मंथ्स का, यानी कि 8/12 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 533 का अमाउंट, 533 रुपये। और मेरे बच्चे आज यानी कि 1 सितंबर को
2022 में हमें इंस्टॉलमेंट पे करना है टू बैंक अकाउंट। कितना पे करना है जी? एक तो 8000 और प्लस आपका यहाँ पे ये 2 इंटरेस्ट, यानी कि 267 एंड प्लस 533 का अमाउंट, तो कितना आ गया? 8800। लीजिए, ये पेमेंट करते ही दोनों साइड आपका यहाँ पे टैली कर जाएगा, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे ख़त्म हो गया तो आगे की बात नहीं करनी हमने। इट्स वेरी सिंपल, आप समझ लो। देख लो, जब प्रैक्टिस कोई चीज़ का हम कर लेते हैं ना तो पहले से बातें सिंपल लगनी शुरू हो जाती है। आप सुनने मेरी बात, तो मैंने आपको 57 58 तो करा दिया, और 59 करा दिया, और 59 को कराने के लिए मैंने बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन के एक प्रैक्टिस भी करा दी। ओह, मैं अब थक चुका हूँ, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ मेरे बच्चे। अब मैं कौन सा एक क्वेश्चन मैंने रखा आपके पास लिखकर, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे हम 61 का। इसको मिटा दूं मैं, आप प्लीज़ ये 2 क्वेश्चन जो है ना अच्छी तरीके से इंटरेस्ट, ये लोन अकाउंट के ऊपर में, मतलब एग्जीक्यूटिव अकाउंट में, ये डेट वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस बार बार कर लेना। दिक्कत नहीं आएगी, मैं जानता हूँ। दोनों प्रैक्टिस करने के बाद पहले आप इसको बंद कर लेना, फिर खुद प्रैक्टिस करना। दिक्कत आएगी तो इसको देखना, फिर भी परेशानी अगर रहती है तो मुझे आप कॉल कर लेना, मैं आपको बता दूंगा। इसमें कुछ ज़्यादा समझने समझाने को है ही नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस है मेरे बच्चे। आज हम और आगे बढ़ते हैं। आप ये पूछ सकते हो और मैं बताने को तैयार हूँ कि क्यों, आखिर क्यों 11-12 क्लास जो मैं चाहूँ तो एक अच्छे प्राइस पे आज तक सेल करता था और चाहूँ तो आगे भी सेल कर सकता हूँ, आखिर क्यों मैंने ज़ीरो कॉस्ट पे, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरे इंडिया को प्रोवाइड कराया? मेरे बच्चे, एक ही रीज़न है, और रियली में अगर मैं बताऊँ तो उसमें स्वार्थ मेरा है। मैं अपने स्वार्थ की बात कर रहा हूँ। मैं देखा कि जब बच्चे मेरे पास CA CMA CS करने के लिए या BCom भी करने के लिए जब हमारे पास आते हैं तो बच्चों का कॉन्सेप्ट बहुत वीक होता है, और उनके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मुझे बहुत एफर्ट डालना पड़ता है। अननेसेसरी के डाउट्स आते हैं, डाउट्स पे मतलब कि जहाँ पे मैं थोड़ा मस्ती कर सकता था वहाँ पे आपके डाउट्स लेने पड़ते हैं, बहुत सारे मेहनत करने पड़ते हैं। मैं मेरे बच्चे फ्यूचर की मेहनत कम करना चाहता हूँ। जब आप CA CMA CS करने के लिए आप आएंगे मेरे पास, और उस समय जब आपका बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा, मैं दुनिया को बता सकता हूँ कि जितने बच्चों ने मेरे पास ज्वाइन किया उन सबको मैंने पास कराया। और रियली बता रहा हूँ, इसमें स्वार्थ सिर्फ और सिर्फ मेरा है कि मैं आपको, जब आप प्रोफेशनल डिग्री में आप आएंगे वहाँ पे आपका जो डाउट्स आते हैं वो डाउट्स ना आए, आपका बेस स्ट्रॉन्ग रहे, और जब मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा वहाँ पे मस्त तरीके से आप एंजॉय करें, दूसरे बच्चों से आप डिफरेंट दिखें, आपके चेहरे पे दिखे कि आप COC के बच्चे हैं। बस यही स्वार्थ है, यही स्वार्थ है। ऑल द बेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, तैयारी आज से हम लोग आगे फ्यूचर की करते हैं। ऑल द बेस्ट बच्चे। जय COC, जय COC। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और बढ़ते हैं मेरे बच्चे, और जरा आ जाओ एक बार क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 61। आप जरा आइए, बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 61 जरा ये भी देख ले क्या बता रहा है। हम बहुत अंत में आ चुके हैं, अब हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, यानी कि आज इस चैप्टर को फिनिश करने का सपना जो है मेरे बच्चे हम आज ही पूरा करेंगे। तो 61 क्वेश्चन पे आइए। आप अगर चाहते हो कि थोड़ा सा मस्ती कर लें तो वीडियो को पॉज कर लो और जाके मस्ती करके आप आ जाओ। पापा मम्मी से पिटाई खाना है खा लो, अगर भाई से बहना से डांट खाना है खा लो, लेकिन आओ फिर हम मिलके थोड़ा सा काम करेंगे। आओ ना। मेरा गला पूरा ख़राब हो चुका है, पता नहीं ये गले में मेरी क्या परेशानी है, जब देखो तब यही ख़राब हो जाता है। मैं बोलता हूँ और कुछ ख़राब कर लो, इसे ख़राब ना करो, लेकिन भगवान को मेरा यही प्यारा है, यही ख़राब कर देते हैं, पता नहीं क्यों। बहुत गुस्सा आता है मुझे भगवान पे, बहुत गुस्सा। कभी मिलेंगे तो मैं भी उनको बताऊँगा। खैर आओ जरा एक बार 61 क्वेश्चन करते हैं। ये भी कभी ऑल इंडिया 2013 के कंपार्टमेंट में क्वेश्चन आया हुआ मेरे बच्चे। सुनो ध्यान से क्या बता रहा है। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस यहाँ पे लैंग्वेज है जिसको समझना है। कहता है कि शर्मा वर्मा गोयल आर पार्टनर्स इन ए फर्म ऑन 1 April 2012। बैलेंसेज इन देयर कैपिटल अकाउंट वेर एज फॉलो।
शर्मा का 4 लाख का कैपिटल है, वर्मा का 420, गोयल का इतना। पहले बैलेंस शीट में होता था, अब ऐसे ही बता रहा है। फर्म क्लोज इट्स अकाउंट्स एवरी ईयर ऑन 31 मार्च। लो, वर्मा मर गया 30 सितंबर को, 31 मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने के बाद, 6 महीना काम करके वर्मा मर गया। और इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ एनी पार्टनर फॉलोइंग आर द प्रोविजंस इन द पार्टनरशिप डीड। क्या बता रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम दे देंगे। डिसीज पार्टनर का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको 35,000 पे किया जाएगा गुडविल का, वो भी दे देंगे। फर्म के पास रिजर्व है 2,10,000 का, इसमें से उसका रिजर्व देना जी, शेयर दे देंगे हम यहाँ पे। हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ कहता है कैलकुलेट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। इट इज़ ऑल्सो स्पेसिफाइड दैट सेल्स 11-12 यानी कि पिछले साल 15 लाख का था और सेल्स करंट ईयर में आपका जो है 3 लाख का हुआ है। पिछले साल प्रॉफिट आपने 3 लाख से कमाया था। क्या क्वेश्चन बताओ, जरा बताओ, क्या बताओ इसके अंदर में, क्यों ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन जाएगा? आप बताओ इसमें क्या करो? यहाँ पे बैलेंस शीट के बजाय उसने कह दिया भैया कि आप यहाँ पे क्या जी, ये इन्फॉर्मेशन है, हम वर्मा का कैपिटल अकाउंट बना लेंगे और उसके कैपिटल में हम क्या देंगे जी, जरा बताओ। वर्मा का कैपिटल कितना है जो मर गया? 420, हमने 420 उसको दे दिया। सर इतना बड़ा बड़ा? हाँ बच्चे, मुझे जब गुस्सा आता है ना, जब आप कहते हो कि ये क्वेश्चन नहीं बनेगा तो दुख होता है मेरे बच्चे, दुख होता है। तो ये 420 उसको मिलेगा और क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दोगे 4,20,000 रुपये पे, कितना बता रहा? 10%। कितने महीने का? 6 महीने का। अरे 6 महीने ही तो काम किया, तो 21,000 रुपये वो भी हमने उसको ऐड कर दिया। और क्या बोल रहा है? कहता है कि इसके बाद उसको 35,000 गुडविल में उसका शेयर मिलेगा, गुडविल में शेयर। तो अगर वो कैपिटल पूछ रहा है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग जो बाकी पार्टनर्स उनके हिसाब से आपका टोटल कितना मिल गया आपको? 35, वो भी ऐड कर देना दोनों पार्टनर्स का मिला के, जैसे हम पहले सिखाएं। रिजर्व कहता है कि 2,10,000 का, इसमें भी उसको मिलेगा। तो जरा बताओ, रिजर्व जो 2,10,000 का सारा थोड़े मिल जाएगा। आपका प्रॉफिट रेशियो क्या है? नहीं बता रहा, तो इक्वली यानी कि इसका 1/3 आपको दे दिया जाएगा। और क्या बता रहा जी? कहता है कि भैया उसका प्रॉफिट में भी हिस्सा मिलेगा, यानी कि बाय प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट। वो कैसे निकल के आएगा? तो कहता है कि पिछले साल 15 लाख का सेल हुआ था, पिछले साल 3 लाख का प्रॉफिट, तो 3 लाख का प्रॉफिट 15 लाख के सेल पे 20% का मार्जिन हो गया मेरे बच्चे। तो इस साल कितना? अब देखो, इस साल सेल जो हुआ है ना आपका 6 महीने में, वो 3 लाख का कहता है। तो 3 लाख रुपए का 20%, समझा रहा हूँ इसलिए फास्ट चल रहा हूँ, 60,000 का अमाउंट हो गया। ये 60,000 रुपये का प्रॉफिट होगा, लेकिन सारा आपका नहीं, इसमें आपका कितना बनेगा? 1/3 का अमाउंट आपका। तो कितना हो गया? 20,000 रुपये। ऐड कर लो, काम पूरा हो गया। क्या ये क्वेश्चन कराऊं और क्यों कराऊं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये समझ से परे है। अगर आप कहोगे कि सर ये क्वेश्चन करा दो, फिर भी मुझे बहुत दुख होगा मेरे बच्चे, बहुत दुख होगा। और फिर भगवान से कहूँगा कि अगले जन्म में मुझे टीचर ना बनाना, जब ऐसे बच्चे जो बोलते हैं कि इस क्वेश्चन को दोबारा करा दो। बताओ ऐसा क्यों कराऊं? नहीं सर, हो जाएगा। ये बाकी सारे क्वेश्चन मेरे बच्चे जो है ना, वो प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस है, आपको कर जाना है। मैं इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं कराने वाला। हाँ, एक सेक्शन जो आपका डेथ में अप्लाई होता है वो ज़रूर समझाऊंगा। एक सेक्शन आपका जो डेथ में अप्लाई होता है वो ज़रूर समझाऊंगा। लिखो जरा यहाँ पे, नया पेज होगा, नया पेज होगा, नया सब कुछ होगा मेरे बच्चे। सेक्शन आपका 37 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, सेक्शन 37 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। सर ये क्या बोलता है जरा बताओ मेरे बच्चे। इसका डिटेल तो मैंने आपका बुक में दिया हुआ है। 66 क्वेश्चन के बाद लिखना क्या है वो सारी बातें आप यहां से देख लेंगे। कैसे लिखना है सब कुछ मैं आपको समझा रहा हूं कि सेक्शन 37 बोलता क्या है। मेरी बात सुनो, आप लिखना बंद करो, बस मेरी बात सुनो। एक एग्जाम्पल बना लो मेरे साथ, कोई बात नहीं। ये लीजिए आप, ये एक टाइम पीरियड है, ये ऐसे बनाओ मेरे साथ। मान लो 1 जनवरी 2019 से लेकर आपका 31 दिसंबर 2019 मेरे बच्चे एक टाइम पीरियड है आपका, 1 तारीख से लेकर 31 दिसंबर। कहता है क्वेश्चन में कि यहां यानी कि 1 अप्रैल 2019 को, एक्चुअली इसके पहले इस पार्टनरशिप में ए, बी और सी 3 पार्टनर्स थे। इनका रेशियो 3:1 का था। ऐसे लिखो जैसे मैं लिख रहा हूं,
मैं सेक्शन 37 का क्या मतलब है, सेक्शन 37 क्यों डाला गया, ये कहाँ कहाँ कौन कौन सी बातें कर रहा है, उन्हीं बातों को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे बच्चे। तो ध्यान रखना, कहते हैं कि 3 पार्टनर्स थे, ABC रेशियो 3:1 का था। यहाँ मान लो सी डाइड, मेरे बच्चे सी मर गया, सी यहाँ पे मर गया। चलो देखो, जब सी मर गया तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे सब कुछ अपडेट किया। जब हमने अपडेट किया तो हमें क्या दिखाई दिया कि जो एडजस्टेड कैपिटल है, एडजस्टेड कैपिटल किसका जी, तीनों पार्टनर का, ए का, बी का, सी का। एडजस्टेड का मतलब होता है जो उनका कैपिटल था उसमें सारे रिजर्व को ऐड कर दिया, प्रॉफिट लॉस को ऐड कर दिया, वो आपका जितने बैलेंस शीट के आइटम थे वो ऐड कर दिया, गुडविल का, मतलब जो अभी तक हम करते आ रहे हैं मेरे बच्चे। एडजस्टेड कैपिटल क्या दिखाई दिया, इनका कैपिटल आपका 7 लाख का है, इनका 3 लाख का अमाउंट है, और इनका मान लो यहाँ पे 10 लाख का है। ये इनका आ गया एडजस्टेड कैपिटल। कब, इस दिन पे, मतलब जब वो मर गया तो हमने क्या किया, तीनों का सब कुछ रिवलेशन पे प्रॉफिट है, सब कुछ करने के बाद ये निकल के आया। देखो आप जानते हो कि अगर ऐसा होता है तो अगर सी 1 अप्रैल को मर गया, 1 अप्रैल को, तो मेरे बच्चे सी को हमें इतना पेमेंट करना पड़ेगा। ये अमाउंट हो गया टू बी पेड। हम सी के जो एग्जीक्यूटर्स हैं उसको हम यहाँ पे इतना पे कर देंगे, ये रूल होता है, हम यहाँ पे कर देंगे। मेरी बात ध्यान सुनना, मैं क्या बता रहा हूँ, हमें यहाँ पे करना होगा। लेकिन अगर किसी कारणवश अगर आपने सी का पेमेंट यहाँ पे नहीं किया, कब, 1 अप्रैल को, आपने कहा कि हम बाद में पेमेंट कर देंगे, बाद में, तो मेरे बच्चे अगर बाद में पेमेंट कर देंगे या इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर देंगे तो पार्टनरशिप डीड में जो भी बातें मेंशन किया गया होगा कि भैया अगर आज आप पेमेंट नहीं कर रहे हो और कहते हो कि हम 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने के बाद पेमेंट कर देंगे, तो वो 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने का एक एग्रीमेंट बनता है कि हम इतना इंटरेस्ट आपको देंगे। जैसे हम अभी पिछला क्वेश्चन में भी किए थे, आप देखिए जरा पिछला क्वेश्चन, कि वो मर गया और उसके एग्जीक्यूटर्स को अगर हमने आज पेमेंट नहीं किया, हमने कहा पार्ट पार्ट में पेमेंट करेंगे, तो 10% इंटरेस्ट या 6% या किसी 8 में, मतलब वो क्वेश्चन में आपको दिया होता था। पर बच्चे ये हमेशा होता है कि अगर मान लो कि कोई पार्टनर का डेथ हो गया तो डेथ के टाइम पे, उसी टाइम पे उसके एग्जीक्यूटिव का पेमेंट करके हिसाब बराबर कर दो। अगर आप उस दिन हिसाब बराबर नहीं करते और पेमेंट करने में आप डिले करते हो तो उस डिले वाले पीरियड का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। वो इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, तो वो पार्टनरशिप डीड में आपस में एग्रीमेंट करना होता है कि भाई हम इतना इंटरेस्ट पे करेंगे और उसी तरीके से इंटरेस्ट पे किया जाएगा, बिना किसी डाउट के अभी तक हमने पढ़ा। लेकिन मेरे बच्चे सेक्शन 37 का कहना है कि अगर मान लो जो अमाउंट सी को आज यहाँ पे करना था और हमने नहीं पे किया, और हमने ये पेमेंट जो है सी का कब पे किया जी, यहाँ पे, यानी कि सी के जो एग्जीक्यूटर्स हैं, सी एग्जीक्यूटर्स यहाँ पर फाइनली पेड हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, फाइनली पे हुआ। अगर यहाँ पे फाइनली पे हुआ तो जरा बताओ कि आपका डिले कितना हो गया, यानी कि डिले जो हुआ ये कितना, डिले इन पेमेंट कितने महीने का हुआ। सर डिले इन पेमेंट जो आपका हो गया, अगर देखा जाए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ्स का आपने यहाँ पे डिले पेमेंट किया। तो फिर इस 9 महीने का सी के जो एग्जीक्यूटिव्स उनको क्या दिया गया, अगर ये बात आपने पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया है कि इस 9 महीने का हम उनको क्या देंगे, तब तो जितना आपने एग्रीमेंट किया होगा वही देंगे, जैसे हम पिछले क्वेश्चन तक करते आ रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे अगर आपने पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में मेंशन नहीं किया कि कोई पार्टनर मर गया और अगर डिले इन पेमेंट होता है तो उस डिले इन पीरियड का क्या उनको दिया जाएगा, अगर आपके पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो उस केस में जो सी के एग्जीक्यूटर्स हैं वो सेक्शन 37 में दिए हुए प्रोविजन को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब सेक्शन 37 क्या करता है कि आपको इस ड्यूरेशन में जो आपने डिले किया उसका पेमेंट करने में, अगर आप इसका कंपनसेशन उनको एक्स्ट्रा क्या दोगे, अगर इसके बारे में पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो सेक्शन 37 ने कुछ प्रोविजंस दिया है कि ठीक है जी, फिर आप हमारे मुताबिक उनको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करो। मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार, अगर आपने पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया है कि इस टाइम पीरियड का उनको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, तब तो कोई
कोई बात नहीं उठती, लेकिन अगर आपने मेंशन नहीं किया है तो मेरे बच्चे इस पीरियड का उनको यहाँ पे एडिशनल, यानी कि ये जो डिले आपका हुआ ना, इस डिले का आपको एडिशनल कंपनसेशन टू बी पेड, पे किया जाएगा, टू बी पेड टू किसको जी, सी यानी कि जो मर गया उसके एग्जीक्यूटर्स को, एज पर सेक्शन 37 है ना। और ये सेक्शन 37 कब अप्लाई होगा, कहते हैं इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, अगर पार्टनरशिप डीड जो है मतलब जो आप लोगों के बीच में एग्रीमेंट है, अगर वो साइलेंट है, साइलेंट होने का मतलब कि अगर इस डिले इन पीरियड का एक्स्ट्रा अमाउंट क्या दिया जाएगा, अगर आपने कोई एग्रीमेंट कोई मेंशन नहीं किया है तभी सेक्शन 37 अप्लाई होगा। और वो क्या कहता है सुनो, इनके मुताबिक मेरे बच्चे कहते हैं कि आपका ऑप्शंस दिया जाएगा, ऑप्शंस, एडिशनल कंपनसेशन जो दिया जाएगा सी को, यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा। हम सी के फैमिली मेंबर को कहेंगे कि भैया एक काम करो, जो आपका 10 लाख रुपए का अमाउंट था ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, आप चाहो तो हम आपको चाहो क्या देंगे ही देंगे, एडिशनल कंपनसेशन भी हम आपको देंगे, क्योंकि हमने कोई आपस में एग्रीमेंट नहीं किया था। इसलिए 37 कहता है कि आप इस ऑप्शन के मुताबिक क्या करो, इनको पे करो, या तो ऑप्शन 1 या फिर ऑप्शन 2। ये ऑप्शन कौन देगा, फर्म देगी 37 के चलते, किसको, सी के मेंबर को। तो जरा बताओ कि अगर सी का एग्जीक्यूटर जो है, मान लो मैं वो एग्जीक्यूटर हूं और मुझे बोला जाए कि भैया 2 ऑप्शन हम आपको देते हैं, 2 ऑप्शन 1 या 2, आप इसमें से जो चाहे वो ले लो। तो बताओ आप दिमाग शांत करके कि अगर मुझे 2 ऑप्शन दिया जाएगा, आप ये लो चाहे ये लो, तो मैं कौन सा लेना पसंद करूंगा, बड़ा वाला अमाउंट नहीं। अरे मुझे अगर कोई कहे कि बताओ आपको 5 रोटी चाहिए कि 10 रोटी, तो मैं 10 रोटी लूंगा। कोई कहे कि बताओ आपको 10 रुपए चाहिए कि 20 रुपए, तो 20 रुपए लूंगा। जब ऑप्शन मुझे दोगे तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों में से जो हायर होगा ना बच्चे, जो बड़ा होगा वही लेना पसंद करूंगा, क्योंकि हमें सेक्शन 37 ने ऑप्शन दिया है। पता क्या ऑप्शन है, ऑप्शन 1 वो कहते कि काम करो, कितना सी को पे करना था, 10 लाख रुपए। इस 10 लाख रुपए पे सेक्शन 37 ने कहा है कि अगर आपके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है तो 6% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और कितने समय का, तो जितना डिले इन पीरियड आपका हुआ है, डिले कितने का हो गया जी, 9 मंथ्स का, तो 9/12 बताओ कितना निकल के आ गया। 10 लाख पे अगर हम देखें यहाँ पे 6% के हिसाब से और 9 मंथ्स का, तो इंटू 3/4 ये आ गया मेरे बच्चे 45,000। यानी कि मुझे, यानी कि सी के एग्जीक्यूटर को एक तो 45,000 रुपये आपको देना होगा जी, या तो ये दे दो, और या फिर सेकेंड ऑप्शन। सर सेकेंड ऑप्शन क्या है, सेकेंड ऑप्शन में कहा गया है कि जरा पता करो कि इस पीरियड में जो आपका 9 महीने का पीरियड आपका है, जरा पता करो कि प्रॉफिट अर्न बाय फर्म कितना है, अर्न बाय फर्म ने प्रॉफिट कितना कमाया। तो मान लो मेरे बच्चे क्वेश्चन कहता है कि फर्म ने प्रॉफिट जो कमाया है वो आपका 1 लाख का अमाउंट कमाया है, 1 लाख का अमाउंट। आप चिंता मत करना, आप छोटे बच्चे हो, इसका डिटेल डिस्कशन जो है जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे तब मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन आपके सिलेबस से बहुत छोटा सा पार्ट है, उतना ही बता रहा हूँ जितना आपको पढ़ना है। कंफर्म्ड है कि आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन अगर आ गया ये अलग से, तो इस पीरियड में फर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया आपको बताएगा। कितना बता रहा, 1 लाख। सेकेंड ऑप्शन में कहा गया कि सेक्शन 37 कहता है कि देखो जी, ये जो 1 लाख रुपए का आपने प्रॉफिट कमाया है ना, ये जो 1 लाख का प्रॉफिट कमाया है, ये माना जाएगा कि आपने इन कैपिटल के ऊपर में कमाया है। मतलब ए का कैपिटल कितना हो गया, 7 लाख, 7 लाख। बी का कैपिटल कितना हो गया, 3 लाख, और सी का कैपिटल कितना हो गया आपका, 10 लाख। तो ये माना जाएगा कि आपने जो ये 1 लाख का प्रॉफिट कमाया वो इतने कैपिटल पे कमाया है, यानी कि टोटल कितने पे, 20 लाख पे। तो 1 लाख का प्रॉफिट अगर 20 लाख पे कमाया तो प्रोपोर्शनेटली सी का जो 10 लाख रुपए है उस पे कितना कमाया। ये क्या हो गया बच्चे, ये हो गया आपका टोटल एडजस्टेड कैपिटल। मैं लिखते जा रहा हूं, मैं आपको फिर क्वेश्चन दिखाऊंगा आपके बुक में। ये टोटल एडजस्टेड कैपिटल आपका हो गया।
और ये क्या हो गया, ये आपका एडजस्टेड कैपिटल ऑफ कौन हो गया, सी, जो मर गया। हमने कहा कि भैया 1 लाख का आपने प्रॉफिट कमाया, तो ठीक है, ये 1 लाख का प्रॉफिट माना गया कि आपने 20 लाख पे कमाया है टोटल कैपिटल के ऊपर में। तो इस 10 लाख यानी कि सी पे कितना कमाया वो बताओ, ये कितना आ गया 50,000, 50,000 रुपये। बच्चे इन दोनों में से कहा गया कि जो आपको मन करे वो ले लो, तो कंफर्म्ड है कि हायर अमाउंट यानी कि मैं इसको ऑप्ट करूंगा। इसका मतलब है कि इन दोनों में से आपका हायर अमाउंट, जरा बताओ हायर कितना निकल के आ गया आपका यहाँ पे 50,000, 50,000 रुपये का अमाउंट, ये हमें और पे करना होगा सी के एग्जीक्यूटर को। तो मेरे बच्चे इसका मतलब यही बता देता हूँ, लिखिए इसके बाद टोटल अमाउंट जो पेबल हो जाएगा, टोटल अमाउंट पेबल टू सीज एग्जीक्यूटर ऑन कब जी 31 दिसंबर 2019 को, वो कितना, तो पहले से कितना था 10 लाख रुपए, ये 10 लाख रुपए, और जो आपका एडिशनल कंपनसेशन कितना, इन दोनों में से हायर यानी कि 50,000, यानी कि अब आपको 10,50,000 का पेमेंट किया जाएगा। लीजिए क्वेश्चन खत्म हो गया। आपके एग्जाम में इससे ज़्यादा नहीं है, इसकी थ्योरी जो है मेरे बच्चे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है 66 क्वेश्चन के बाद और 67 के पहले, जिसमें यही बातें मैंने आपको बताई हैं कि अगर मान लो कि डिले इन पेमेंट होता है डिसीज पार्टनर को, तो उस केस में अगर पार्टनरशिप डीड में आपने कुछ मेंशन नहीं किया है कि उसको एडिशनल कंपनसेशन क्या पे किया जाएगा, तो कहा गया है कि उस केस में इसका जो एडिशनल कंपनसेशन पे किया जाएगा उसके लिए इन दोनों में से हायर अमाउंट, या तो आपके अमाउंट पे 6% के हिसाब से इंटरेस्ट ले लो जी, जितना डिले पीरियड हो उतने समय का, या फिर क्या करो, जो भी प्रॉफिट आपने इसके बीच में कमाया है वो माना जाएगा कि टोटल पे आपने कमाया, तो सी के आपका कैपिटल पे कितना कमाया उनमें से जो हायर होगा। अब प्लीज़ कॉपी कर लो, इसको आप कॉपी कर लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। अब देख लो 37 के बारे में हमने यही बताया भी आपको। सर ये सिर्फ डेथ पे अप्लाई होगा? नहीं बच्चे, ये रिटायरमेंट पे भी होगा, रिटायरमेंट हो चाहे डेथ हो। अगर आपका ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं होता और आप डिले करते हो पेमेंट में, और अगर पेमेंट में डिले होता है और पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है, तो फिर आप इसको अप्लाई करेंगे सेक्शन 37 को आपका, ठीक है ना। मैं इस बात को समझाने के लिए क्वेश्चन आपको आपके बुक में रखा है मैंने 67 क्वेश्चन, जरा वो देख लेते हैं और फिर इस काम को ख़त्म करते हैं। लीजिए सर इस पर बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं बच्चे इस पर बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, आप छोटे बच्चे हैं, बड़ा क्वेश्चन बनता है लेकिन जब आप बड़े हो जाएंगे तब। अभी आप प्यारे प्यारे मासूम से बच्चे हैं, तो मासूम बच्चों के लिए इतना ही काफ़ी है। सारी चीज़ें अगर आपको यही पढ़ा देते तो फिर बड़े होकर क्या पढ़ाया जाएगा, ज़रा बताओ। सॉल्यूशन कर रहे हैं आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67 का। आओ ना, देखो क्या बता रहा है। ABC और पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट 432, सी रिटायर्ड ऑन 1 जुलाई 2013। ये देखो आप ज़रा, ये कहता है कि आपका ABC पार्टनर्स थे, रेशियो था 3:1 ना, सॉरी 432, रेशियो था 4:3। फिर कहता है यहाँ पे आपका 1 जुलाई 2013 को, यहाँ कहीं 1 जुलाई 2013 को किसका रिटायरमेंट हो गया, सी। रिटायरमेंट हो चाहे डेथ हो सब पे चलेगा मेरे बच्चे, क्योंकि ये यहाँ पे है जो चला गया उसके बारे में बात करता है। और कहता है कि ऑन विच डेट कैपिटल ऑफ ABC आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 75, 65 एंड 45। आज कहता है कि एडजस्टेड कैपिटल ए का, बी का और सी का कितना कितना जी, ए का 75, बी का 65 और सी का कहता है कि 45 है। दीज आर एडजस्टेड कैपिटल। ध्यान रखना सी रिटायर्ड हो चुका है। कहता है कि AB कंटिन्यू टू कैरी ऑन बिजनेस फॉर 6 months विदाउट सेटलिंग द अकाउंट। ओह 6 महीने मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में बच्चे 31 दिसंबर 2013 आ गया, यानी कि डिले कितने का हो गया आपका 6 months का। और अभी तक कहता है कि अकाउंट सेटल्ड नहीं किया गया। बोलता है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 months यानी कि इस ड्यूरेशन में प्रॉफिट कितना कमाया। कहता है कि प्रॉफिट जो है अर्न बाय फर्म, फर्म ने जो यहाँ पे प्रॉफिट कमा लिया
वो कहता है प्रॉफिट आपका यहाँ पे 50,000 का इस 6 महीने में, इस पीरियड में मेरे बच्चे, इस पीरियड की बात कर रहा है। बोलता है कि स्टेट विच ऑफ द 2 ऑप्शंस अवेलेबल विथ सी अंडर सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, है ना। तो आओ ना, आप जानते तो हो, लिखिए यहाँ पे ये तो डायग्राम समझाने के लिए, अब लिखिए सॉल्यूशन में एडिशनल कंपनसेशन पेबल टू सीज एग्जीक्यूटर, सॉरी रिटायरमेंट हुआ ना, टू सी एज पर सेक्शन 37, वो क्या है। तो आपको 2 ऑप्शन दिया जाएगा। ऑप्शन 1 सर एग्जाम में ऐसे लिखेंगे, हाँ बच्चे ऐसे लिखो और अच्छा है। 1 में क्या बोला गया जी, तो 45,000 पे 6% रेट फिक्स्ड है 6%, और कितना डिले हो गया 6 मंथ्स। तो बताओ कितना निकल के आ गया, 45,000 6% और 6 मंथ्स का, ये आ गया 1350। या फिर हमने कहा कि जो आपने 50,000 का आप प्रॉफिट कमाए हैं, ये माना जाएगा कि ये प्रॉफिट आपने 75,000 प्लस 65,000 और प्लस आपका 45,000, मतलब टोटल कैपिटल पे कमाए। तो प्रोपोर्शनेटली सी का जो कैपिटल है 45, उस पे कितना कमाए, बताइए कितना आ गया, नीचे में कितना आ गया 185, यानी कि 50,000 डिवाइड बाई 1,85,000, तीनों को ऐड करके मल्टीप्लाइड बाई 45,000, ये आ गया मेरे बच्चे 12,162 का अमाउंट। जरा बताओ इनको जो अमाउंट मिलेगा लोअर या हायर, सर इसमें से हायर अमाउंट, ऑप्शन जब भी देंगे हम हायर चूज करेंगे, 12,162 आपका। तो जरा बताओ उस केस में अब आपका टोटल अमाउंट पेबल कितना हो जाएगा, पेबल टू सी ऑन 31 दिसंबर 2013 कितना हो जाएगा जी। तो कहते हैं कि भैया एक तो आपका 45,000 और प्लस आपका 12,162, तो बताइए ये हो गया आपका 57,162 का अमाउंट। होगी बात, खत्म होगी बात। आप समझ रहे मेरी बात, आप मेरी बात समझ रहे हैं सर? हाँ सर हाँ। तो मेरे बच्चे मैंने सारा कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। अब कुछ ऐसा बचा नहीं है जो आप नहीं जानते। एक एक थ्योरी जो इसमें आ सकता है, एक एक न्यूमेरिकल जो आ सकता है, ईच एंड एवरी टॉपिक आई हैव फिनिश्ड, सब कुछ खत्म कर दिया। आपसे बस एक ही काम कहता हूँ, जो क्वेश्चंस बच गए इसके अंदर में, उन सब का आप प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, और कुछ डाउट अगर होता है तो मुझसे पूछ लें आप। और मेरे बच्चे आज हम इस डेट को ख़त्म करते हैं प्रॉपर तरीके से। अगली क्लास में जब मिलेंगे तो एक नए चैप्टर के साथ, और जिसका नाम होगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अभी तक हमने पता क्या किया, हमने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप किया था। ध्यान से मेरी बात सुनना, ये जो एडमिशन हुआ, रिटायरमेंट हुआ, डेथ हुआ या चेंज इन प्रॉफिट रेशियो हुआ, इसमें हमने फर्म को डिसॉल्व नहीं किया बच्चे। हमने यहाँ पे क्या किया था कि पार्टनरशिप को डिसॉल्व किया था। दोबारा सुन लो 1 मिनट की बात। हमने जो चैप्टर्स अभी तक खत्म किए ना, इसमें हमने पार्टनरशिप डिसॉल्व किया था। अगली क्लास से सीखेंगे पार्टनरशिप फर्म कैसे डिसॉल्व होता है। सर दोनों में क्या फर्क है? अरे पार्टनरशिप को डिसॉल्व करने का मतलब होता है कि जब भी हमारे बीच में एग्रीमेंट जो है उसमें कुछ चेंज आएगा, जब भी हमारे बीच में एग्रीमेंट में चाहे नया रेशियो निकाला, चाहे कुछ भी कुछ चेंज आएगा, तो पार्टनरशिप डिसॉल्व होता है। पार्टनरशिप मतलब क्या? एग्रीमेंट। पार्टनरशिप क्या होता है कि एग्रीमेंट होता है, तो एग्रीमेंट डिसॉल्व हुआ। लेकिन मेरे बच्चे अगली क्लास में हम सीखेंगे फर्म ही डिसॉल्व हो गया, हमें आपके साथ काम नहीं करना। मुझे आपका चेहरा बहुत गंदा लगता है, बहुत गंदा, मैं कैसे बताऊं। तो हमने और आपने डिसाइड किया, आप मतलब आपकी बात नहीं कर रहा, मैं पार्टनर की बात कर रहा हूं कि भैया बिजनेस बंद करो, हम एक साथ काम नहीं करेंगे। वो बिजनेस कैसे बंद होगा, वो पार्टनरशिप फर्म कैसे डिसॉल्व होगी, क्या क्या बातें होते हैं, क्या क्या हम सीखेंगे, हम अपने छोटे लेवल में अगली क्लास में बताऊंगा। आज यही रुकते मेरे बच्चे, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे।
पीडीएफ से दिक्कत हो रही है बच्चे कोई? अगर मेरे जो लेक्चर आप स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो आपका रेगुलर क्लास का हो, चाहे वो आपका रिवीजन क्लास का हो, अगर आपको मेरे पीडीएफ से पढ़ने में आपको परेशानी हो रही है, तो मेरे बच्चे इस वीडियो में जो नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं ना, आप उन पे कॉल करके मेरी बुक, हार्ड बुक मंगा सकते हैं, 11 क्लास 12 क्लास। इस बुक को मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से डिज़ाइन किया है। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पास्ट ईयर क्वेश्चन आए हैं या आगे फ्यूचर में बन सकते हैं, सबको मैंने कवर किया है। आपके जो टीएस ग्रवाल जो आपके स्कूल में चलते हैं, डीके गोयल जी का बुक चलता है, उनके भी जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मेरे बच्चे, उन सारे कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है। क्या थ्योरी, क्या प्रैक्टिकल, जो भी सैम्पल पेपर आपके एग्जाम के टाइम पे आपको रिवीजन करना है, स्टडी करना है, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आई हैव कवर्ड इन दिस बुक्स आपका। तो आप इससे स्टडी कीजिए और बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे आप चाहे तो इन नंबर पे कॉल करके अपने घर पे बाय कुरियर इस बुक को मंगा सकते हैं। मेरी टीम आपके पास इस बुक को पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाएगी। मेरे बच्चे, जो रेगुलर क्लासेज आप मेरे चैनल पे देख रहे हैं या ऐप पे देख रहे हैं, या फिर जो रिवीजन लेक्चर देख रहे हैं, उन सबको मैंने इन्हीं बुक से स्टडी किया, इन्हीं बुक से पढ़ाया एक्चुअली आपको। तो आप पढ़ें और एंजॉय करें लाइफ को, और आप दूसरों से आगे रहें। ऑल द बेस्ट बच्चों।